एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिलिट्री वाले बंदूक से गोली चला रहे हैं और वहां से एक फीमेल कैरेक्टर जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है वो हमें दिखाई दे रही है। जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे उसे मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन उसके पास जो ताकत रहती है वो उनसे भी काफी ज्यादा रहती है, जिसके कारण अंत में उन्हें घुटने टेकना पड़ता है। सबकी बैंड बजाने के बाद वो सिंपली एक बच्चे को उठाती है और वहां से निकल जाती है। बाहर उसके एक साथी उसका इंतजार करती है और कहती है कि उसने सारे बंदों को मार दिया है जब तक तुम गई थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सीन दिखाया जाता है जापान कैपिटल सिटी सिंताओ टाइटो का, जिसमें 2020 के ऊपर ये कहानी सेट है। चलिए हम देखते हैं आगे क्या होता है। हम इसमें हमारे मेन कैरेक्टर से मिल पाता है जिसका नाम है मिनातो ससासी और वो 19 साल का है। तभी हम देखते हैं कि इस बार भी वो फेल हो गया है, तो वो सीधे अपनी मॉम से बात करता है इसके बारे में। हमारा मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता है कि मेरी जिंदगी कितनी बेकार है, काश मेरे पास भी कोई जीएफ रहती तो मैं उसे घुमाता खिलाता पिलाता और ऐश करवाता। तभी हम देखते हैं कि आसमान से उसके लिए एक जीएफ आ जाती है। आई मीन टू से एक लड़की आसमान से उसके ऊपर गिरती है, उसके मुंह के ऊपर। लड़की उसका धन्यवाद करती है कि तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद। तभी उस पर अचानक से हमला होता है और इस बार भी वो दोनों बच जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि दो ट्विन इविल सिस्टर उनसे लड़ाई कर रही है। पता नहीं क्या बात होगी इनके बीच, लेकिन वो तो हमें आगे जाके ही पता चलेगी। ये लड़ाई का माहौल देख के हमारा हीरो डर जाता है। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है और उसे इतनी तेजी से लेके भागती है जैसे कि एक लड़की अपने पति को लेके भागती है। जब हमारे हीरो की आंखें खुलती है तो उसके हाथ एक बड़े बड़े संतरे पे पड़ते हैं जो कि काफी ज्यादा बाउंसी और रसीलेदार होते हैं। देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ मारी जा रही है। अरे मैं कहाँ भटक रहा हूँ, इसके एक्सप्लेनिंग स्टार्ट करो यार। जैसे ही वो उठता है उसके बाद वो लड़की भी उठती है और वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है। फिर वो उसके सामने ही कपड़े बदलने लगती है। उसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है और उसका भी रॉकेट काफी ज्यादा आगे आ जाता है, लेकिन जहां भी कुछ होने वाला होता है उससे पहले वो भाग जाता है शर्मा के और कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तुम फिलहाल अपना कपड़ा चेंज कर लो। हमारा जो मेन कैरेक्टर है दरवाजे के पीछे बैठ के यही सोचता है कि उस समय इसमें इस इंसिडेंट में पड़ा और उसके बाद अचानक से ये देखने को मिला, लेकिन वो ये देखता है कि उसके संतरे इतने ज्यादा बड़े हैं जो कि काफी कमाल का है। मतलब आज तक उसने इतने बड़े संतरे कभी नहीं देखे और मैंने भी नहीं। जब वही लड़की तैयार होकर उसे लेने के लिए आती है तो वो अपने मीठे मीठे ख्वाबों में इतना खो जाता है कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता है और वो दोनों एक जगह पर बैठते हैं और वो लड़की माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, मेरे कारण तुम इतनी सीरियस चीजों में इन्वॉल्व हो गए हो, आई एम रियली सॉरी। थोड़ी मोड़ी बातें करने के बाद लड़की अपना नाम मुझसे बताती है, लड़का भी अपना नाम बताता है मिनाटो। तो अब से इसका नाम मिनाटो रहेगा। और यही सब बताते हुए वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। इससे हमारा लड़का काफी ज्यादा झटके से उठता है और उसके पास जाता है। दूसरे सीन में वो काफी ज्यादा खाना पेल रही होती है। तभी हमारा जो बंदा है मिनातो, वो सोचता है कि आखिर क्या हुआ था। शायद लगता है इसे काफी ज्यादा भूख लग रही होगी, इसीलिए ये बेहोश हो गई थी। हालांकि वो लड़की से पूछता है कि देखो अब जो भी हुआ हमारे बीच, मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तो तुम्हें घर जाना चाहिए। तब वो लड़की कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है और मैं यहीं पर रहना चाहूंगी। लड़का पहले पहले इसके बारे में मना करता है, तो वो कहती है कि अब से मैं ही तुम्हारी और तुम मेरे हो, यानी कि तुम मेरे आशिका भी हो। तो वो बोलता है कि आखिर ये है क्या। तो वो लड़की पूछती है कि और बताती भी है कि मैं इसे कब से और कहीं से कहीं भी खोज रही थी, मैं तुम्हें इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ कि आशिका भी क्या होता है। वो बाहर बैठ के यहीं इन्हीं सब बातों के बारे में सोचता है। तभी उसका मकान मालिक रवि आ जाता है और बोलता है कि मैंने इस जगह पर किसी लड़की की आवाज सुनी थी, क्या तुम कोई लड़की लेके आए हो? तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई भी लड़की लेके नहीं आया हूँ, तुम्हें या सर आपको गलतफहमी हो रही है। लेकिन फिर वो बताता है कि असल में मेरी एक दोस्त है जो कि यहाँ पर बस मुझसे मिलने के लिए आई है। मकान मालिक उसे शक के नजरियों से देखता है और बोलता है कि बच्चे, एक बात याद रहे कि अगर मुझे कोई लड़की मिली ना, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। उसके बाद ये कह के वो चला जाता है। तब वो लड़की निकलती है और उससे माफी मांगती है कि मेरे कारण तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा अभी, आई एम रियली सॉरी। मिनाटो मान जाता है मुसीबी को घर में रखने के लिए फिलहाल के लिए, लेकिन मुसीबी कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो मिनाटो फौरन जाके उसके लिए खाना लेने जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि दो लकड़ी आई मीन लड़कियां, प्यारी प्यारी खूबसूरत लड़कियां बलून बेच रही है। और जब वो देखता है तो पता चलता है कि ये वही दो लड़कियां हैं जिसने मुसीबी पे हमला किया था, और ऐसा देख के लगता है कि अब वो उस पे भी हमला करने वाली है।
तभी हम देखते हैं कि मिनातो का माल मुसीबी भागे भागे उसके पास आ रही होती है कि हमें क्या खाना चाहिए प्यारे। तब देखती है कि वो दो लड़कियां वहीं पर है। वो दो लड़कियां उस पर तुरंत हमला करती है, जिसके कारण उसके आधे कपड़े फट जाते, लेकिन मैं आपको ये दिखा नहीं सकता। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है। हालांकि जो भी हो, उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहती है कि तुम्हें एक मर्द क्या मिल गया, तुमने तो अपने जवानी के किस्से सबको सुनाना शुरू कर दिए हैं। हाँ, वो लड़की भी हैरान में हो जाती है। मुझे तो लगता है कि ये कोई टिपिकल ड्रामा है। एनीवे, वो लड़कियां उस पर हमला करती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मिनाटो बीच में आके हीरो बनने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सिचुएशन हुद गए गुरु की तरह है, तब वो सिंपली मिनाटो को अपनी गोदी में भरकर भागने लगता है। और वो हर एक बार भोजपुरी फिल्म की तरह डोज कर रहा होता है, जैसे कि कोई चीज उस पर लगेगी ही नहीं। और ऐसा हो भी जाता है, और वो मिनाटो को सक्सेसफुली एक जगह पर ले आता है। लेकिन मिनाटो थोड़ी अजीब और थोड़ी सी कमजोर लग रही होती है, और वो बताती है, वो कहती है कि मैं क्या करूं मिनाटो, मेरा शरीर काफी ज्यादा गर्म हो गया है, मुझे बस अपने ओठों का एक रसीला सा जाम तो पिला दो। तो मिनाटो कहता है कि क्या बातें कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या। वो धीरे धीरे करीब आता है। तभी वो दो कमीनी लड़कियां दोबारा वापस आ जाती है और देखती है कि ये दोनों किस करने वाले हैं। जैसे वो ये चीज करने वाले होते हैं, तभी वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के ओठों का जाम पी लेते हैं। और जैसे ही मुसीबी उसके ओठों का जाम पीती है, उसके बाद उसके अंदर काफी ज्यादा ताकत आ जाती है। उस ताकत के कारण वो दोनों को उठा उठा के पेल देता, पटक देती है। लेकिन जब पता चलता है वो दोनों लड़कियों को कि उसकी ताकत काफी ज्यादा है, वो चुपचाप यहाँ से निकल लेती है और कहती है कि इस बार तो तुमने अपनी ताकत हासिल कर ली है, लेकिन अगली बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो लड़कियां बच के कहीं और जाती है। तभी वो देखती है होमुरा यहाँ पर है। वो पूछती है कि होमुरा तुम यहाँ पर क्या हमें देख रहे थे। तो होमुरा कहता है कि मैं बस काम मेरा देखने का है। हालांकि वो लड़की का अब एक पार्टनर बन चुका है, तो उम्मीद है कि वो और भी ज्यादा ताकतवर बनेगी। और यह कह के वो चला जाता है। फिर हमें बताया जाता है सेकेराई के बारे में। सेकेराई एक ऐसा बॉन्ड है जो कि एक इंसान और उसके सोलमेट के बीच होता है। असल में वो दोनों हर चीज के कारण फिजिकल, मेंटली और इमोशनली सब तरीके से कनेक्टेड हो जाता है। वो दोनों अपनी ताकत को बांटते हैं और इसके इस्तेमाल के साथ वो आगे की लड़ाई लड़ते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि उनके अंदर कितनी ताकत है। लेकिन फिलहाल हमारा जो मिनाटो है वो अभी नूब है इस काम को लेकर। इसके कारण उसे काफी प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि मुसीबी उसके पास आती है। हालांकि उसके कपड़े फटे हुए हैं, तो वो काफी ज्यादा एक्सपोज हो रही थी। तब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सिंपली उसे खड़ा करता है और उसे अपनी शर्ट दे देता है। तब वो थोड़ी शर्मा जाती है और वो लड़की कहती है कि अब से हम सेकेराई हैं, हम एक जिस्म दो जान है। आई मीन टू से दो जिस्म एक जान है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बहन के साथ बात कर रही है, जिसमें उसकी बहन बोलती है कि भैया आप कितने बड़े चू, मेरा मतलब है कि आपने एग्जाम 2 बार फेल किया, आपसे ज्यादा अच्छा तो कोई बच्चा भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, एनीवे, ऐसे बातचीत करके वो पूछती है उससे कि आपने क्या कोई लड़की पटाई है या फिर कोई ऐसी लड़की है जिसे आप पसंद करते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शर्मा के बोलता है, फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में सोचूंगा। और उसके बाद वो मुसीबी को देखता है। उसके सारे कपड़े उसने अभी सूखने के लिए रखे हैं क्योंकि वो गीले हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि वो उसकी एक पतली सी शर्ट को पहनती है और काफी हॉट अंदाज में, काफी प्यारे अंदाज में उसके लिए एक हाउसवाइफ की तरह खाना बना रही होती है। तभी हम देखते हैं टीवी में एक कैरेक्टर का आना। अचानक से टीवी में वो आता है। तभी हमारा मिनाटो बोलता है कि मैंने तो टीवी ऑन नहीं किया, मुझे इसे बंद कर देना चाहिए। तभी वो बंदा बोलता है कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना प्लीज। तभी मिनाटो आ जाती है और मुसीबी भी आती है और वो दोनों मिलकर बोलता है, अरे ये तो प्रोफेसर है। मुसीबी की बात सुन के मिनाटो थोड़ा हैरान होता है और बोलता है कि क्या कहा, ये प्रोफेसर? हाँ, यही प्रोफेसर है जो कि द सेकेराई प्रोजेक्ट के फाउंडर है। तो फिर प्रोफेसर अपनी जानकारी देते हैं कि तुम्हें लगता है भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। हालांकि मैंने द सेकेराई प्रोजेक्ट बनाया है और इसको लेके आगे भी काम चल रहा है। तब मिनाटो पूछता है कि क्या आपने वही चीजें बनाई है जिसके कारण मुसीबी दूसरे लोगों से लड़ाई कर रही है एक सेकेराई के रूप में। उसने कहा कि तुम्हें काफी आसानी से पता चल गया। हालांकि एक चीज लड़के मैं तुम्हें ध्यान से बताना चाहता हूँ कि अगर इस चीज के बारे में किसी को भी पता चला तो तुम्हें पता है कि मेरी एमबीआई टीम कितनी ज्यादा खतरनाक है। वो चाहे तो तुम्हें कोई भी कोने से पकड़कर कुछ भी कर सकती है। तो वो बोलता है, इसके क्या मतलब है? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? तुम अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करोगे?
मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, ऐसा वो कहता है। तभी वो जाने से पहले बोलता है कि एनीवे अपना ध्यान रखना और सुरक्षित रहना। 88 नंबर की मुसीबी। अचानक से उसकी घंटी बजती है और वहां पर एमबीआई का एक आदमी आता है। वो डर जाता है और बोलता है कि मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसके हाथ में एक डब्बा रहता है, वो उस डब्बे को उसे दे देता है और जब वो डब्बा खुलता है तो उसमें मुसीबी के कपड़े रहते हैं। मुसीबी उसे पहनती है। तभी वो जाता है, बोलता है कि मैं बाद में आऊंगा। तभी मुसीबी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जरूर लड़ूंगी मिनाटो, हम दोनों मिलके एक दिन ताकतवर बनेंगे। तभी कहीं से अचानक से उसका मकान मालिक रवि वापस आ जाता है और देखता है तो बोलता है कि आखिर यहाँ पे लड़कीबाजी करने के लिए मैंने तुझे जगह दी थी। और ऐसे करके बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है। अगले दिन वो कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जाता है, लेकिन जो मैनेजर रहता है और स्टाफ रहता है वो कहता है कि सर आपके इतने नंबर नहीं है कि आप कॉलेज में रैंकिंग ले पाओ, आपका रैंकिंग नंबर 30 पे है, जिसके कारण आपको सीट नहीं मिल सकती। अंत में वो थक हार कर एक जगह पर बैठता है और बोलता है कि मैं 30वें स्थान पे आया हूँ, कितनी दुख की बात है, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और सैड हो जाता है और बारिश होने लगती है। खामोशी में वो कहता है कि आखिर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुमने मुझे क्यों चुना, मैं कोई काम का नहीं हूँ और मैं तुम्हें जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा जो मुझे देनी चाहिए। तो वो लड़की कहती है, यानी मुसीबी कहती है कि मैंने तुम्हें इसीलिए चुना क्योंकि तुम दिल के अच्छे हो और अगर तुम्हारे अंदर भरोसा है और तुम्हारे अंदर हौसला है तो तुम कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे पूरा ना कर सको। अपने अंदर एक निडर विश्वास जगाना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। और ये बातें कह के उसे वो किस करती है और हमारे मेन कैरेक्टर को भी जिंदगी जीने का असली मकसद पता चल जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर करना जरूरी करें। और आप सबसे पहले सजेस्ट करें और कमेंट करें अपना फनी पार्ट, और आप नेक्स्ट में कौन सा एनिमे सीरीज हमसे एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल्दो हम इतने बड़े तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं है कि हम आपकी सारी इच्छा पूरी कर सके, लेकिन हाँ हम अपना पूरा बेस्ट करेंगे कि आपको हम हमेशा एंटरटेन कर सके। और ऑल्सो गाइस लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एपिसोड शुरू हुआ और हम स्टार्टिंग में देख रहे थे कि एक बच्ची रो रही है और मदद मांग रही है। तभी हम चांद की तरफ एक प्यारी सी हसीना को देखते हैं जो कि अपना पसीना बहाकर कहती है कि आज का दिन कितना अच्छा है और आज मैंने देखा 2 कपल्स हवा में उड़ रहे हैं। तभी हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर मिनाटो और उसकी बंदी जो कि हवा में उड़ रहे थे। वो दोनों हवा में होते हैं और लड़की कहती है कि मुझे जंप करना आता है लेकिन लैंड करना नहीं आता है। और उसके बाद वो दोनों गिरने लगते हैं। वेरी डेंजरस। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मिनाटो एक परछाई को देखता है जो कि उसकी आंखों से तुरंत गायब हो जाती है और वो दोनों क्रैश लैंडिंग करते हैं। एक पेड़ के कारण टकराकर वो दोनों बच जाते हैं। तभी दोबारा हमारा मिनाटो देखता है कि उसकी बंदी उसके मुंह के ऊपर बैठ गई है। तभी वहां पर किमोनो पहने एक लड़की आती है और उनसे उनका हालचाल पूछती है और बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी मिनाटो को उसकी माँ आवाज देती है और वो देखता है कि उसके कपड़े दोबारा से फट गए हैं। तभी हम वहां पर एक हैंडसम से लड़के को देखते हैं जो कि मिनाटो की पट्टी करता है, मलहम पट्टी करता है। और उसके बाद वो बताता है कि जो किमोनो वाली लड़की थी उसका नाम मिया है और उससे ये पूछता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए। लेकिन उसे याद आता है कि अगर वो कुछ भी बताएगा तो बड़ी मुसीबत में फंसेगा, जिसके कारण वो किसी को कुछ भी नहीं बताता है और कुछ बहाना बना देता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तब तक हम देखते हैं कि मिनाटो आ गई होती है और उसकी इतनी खूबसूरत किमोनो वाली ड्रेस देख के तो मजा ही आ जाता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो व्हाइट बाल वाला लड़का कहता है कि तुम दोनों इसमें काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। वो लड़की बताती है कि मेरे एक हस्बैंड थे, वो इतनी ही प्यारी ड्रेस मेरे लिए पसंद करते थे। तब वो उसकी तरफ मुंह घुमा के देखता है तो व्हाइट बाल वाला लड़का कहता है कि मैं इसका कोई हस्बैंड नहीं हूँ, असल में उसका हस्बैंड कुछ साल पहले ही मारा गया था। तो वो बात सुनकर उसे थोड़ा दुख लगता है। वो सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और वो लड़का बताता है कि उसका नाम कगारी है। तभी एक सुंदर सी स्मेल हमें देखने को मिलती है। तब वो बताती है कि हमारे घर में बहुत अच्छा खाना बन रहा है, इसीलिए क्या आप चाहे तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और वो दोनों भी भूखे नंगों की तरह टूट पड़ते हैं। वो सब मिलके खाना खा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हाफ कपड़ों में एक सुंदर सी मलाई वहां पर आती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है। तब वो लड़का कहता है कगारी कि तुम्हें भी कपड़े पहन के आना चाहिए था। वो लड़की बताती है कि असल में ये जो जगह है वो हमारी तरफ से बोर्डिंग टाइप का है, यानी कि यहाँ पर कम पैसों में हम लोगों को रहने के लिए देते हैं, लेकिन जो लोग हमें अच्छे लगते हैं वही लोगों को।
तो ये सुन के मेन कैरेक्टर से रहा नहीं जाता और वो मौके में चौका लगाने के लिए अपने घुटने तक गिर जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी यहाँ पर रहने दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरे पास फिलहाल ज्यादा पैसे नहीं है और मेरी हालत भी काफी ज्यादा तंगी है। ये बिल्कुल मेरे मालिक की तरह तंग हालत में है, उसके पास भी पैसे नहीं है साला। हालांकि जो लैंड लेडी है वो मान जाती है और वो उसे आराम से एग्री करके उनका कमरा भी दिखा देती है और काम भी सौंप देती है। तभी कगारी का फोन बजता है और उसे लास्ट नंबर के बारे में कुछ बातचीत के लिए बुलाया जाता है या फिर वैसे बोला जाता है। मुझे लगता है बात कुछ सीरियस होने वाली है और बात सीरियस होने के कारण कगारी को वहां पर जाना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर कमाल नहा रही होती है, वो भी मजे से। हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही बैठा हुआ रहता है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपनी अम्मा से कॉल में बात करने लगता है और कहता है कि मॉम मुझे थोड़े से ज्यादा पैसों की जरूरत हो गई है। तो उसकी अम्मा कहती है कि आज कमाएगा कल खाएगा, मेरा मतलब है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है और वो उससे ज्यादा पैसों की डिमांड ना करे, हो सके तो वो खुद कमाए और खुद खाए। इस तरह वो फोन रख देती है। तभी हम देखते हैं कि बिना कि उसकी जो मेन माल है बिना कपड़ों के उसके पास आती है और बोलती है कि सुनिए ना जी, शैम्पू कहाँ पर है। उनके बीच ऐसा ही इलू इलू होता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। तब हम देखते हैं बुरी हालात में एक लड़की को जो कि एक टेबल पे बेसहारा बैठी हुई है। ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन अब तो हमें आगे कहानी देखने के बाद ही पता चलेगी कि क्या हुआ है। तभी एक लड़का आता है और कहता है कि एक लड़की को इस जगह पर बैठे रहना ये सही नहीं है, हमला कभी भी हो सकता है। तब वो लड़की कहती है कि मेरे पास कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उसे ऑफर करता है कि तुम मेरे यहाँ पर रह सकती हो। तो वो लड़की देखती है कि ये तो एक आशिक काबी है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने कलेक्शन में ऐड करना पसंद करूंगा और इसी के साथ वो उसे बुला लेता है और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के घर का दरवाजा खटखटा रही होती है और वो अचानक से आ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये तो उसकी छोटी बहन युकारी है जो कि उससे मिलने के लिए आई है। वो लड़की कहती है कि ओनी चान आप कब तक यहाँ पर अकेले रहेंगे। हालांकि मॉम काम करने में बिजी थी जिसके कारण वो आपसे मिलने नहीं आ सकी, लेकिन मैं आ गई हूँ। मॉम ने कहा है कि कुछ समय के लिए मुझे आपका ध्यान रखने के लिए, हालांकि आप कॉलेज से दोबारा रिजेक्ट हो गए हैं, ऐसा वो बताती है। तभी हम देखते हैं कि मिनाटो का माल उसकी तरफ आ जाती है कुछ सामानों को रखने के लिए। तभी वो देख के उसकी बहन हैरान होती है और काफी सरप्राइज भी। वो लड़की बोलती है कि अरे ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम मुझे पहले बताते तो मैं इनके लिए भी कपड़ा लाती। वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि मिनाटो की माल उससे बताना चाहती है, लेकिन वो नहीं बताती क्योंकि मिनाटो उसका मुंह दबा देता है। तभी उसकी छोटी बहन युकारी बोलती है कि तुम्हें ये सब रात को करना चाहिए, दिन को नहीं, और वो लड़का शर्मा जाता है। वो दोनों घर शिफ्ट करने के लिए मदद कर रहे होते हैं। उसकी बहन कहती है कि अचानक से आपने शिफ्ट कर लिया, मुझे तो सुन के अजीब लगा। तब वो देखता है कि मिनातो का माल मुसीबी काफी अलग आउटफिट में है। तो फिर उसकी बहन कहती है कि देखिए भैया, मैंने एक बढ़िया आउटफिट उसे दे दिया, वो अच्छी लग रही है ना। और मिनातो भी कुछ कह नहीं पाता है और हम भी नहीं। प्लीज ये अच्छा ये अच्छा। घर शिफ्ट करने के बाद उसकी बहन उससे अलविदा लेती है और चली जाती है और वो दोनों भी अपना सामान और बोरिया बिस्तर लेके अपने नए घर की ओर चले जाते हैं। रूम में सारा सामान लाने के बाद वो दोनों कहते हैं एक दूसरे को कि चलो अपना बेस्ट देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन पे कोई नजर रख रहा है और वो कहती है कि नंबर 88 और उसका आशिका भी काफी इंटरेस्टिंग है। हम ये देख पाते हैं कि उसके पास एक मॉडरेटर रूम है और वो हर चीज की जानकारी रख रही है। हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं। तभी कगारी अपने काम पर जाता है। तभी उस घर की मकान मालकिन कहती है कि अरे खाना बन गया है क्या, तुम वो खा के नहीं जाओगे। तो वो उसके हाथों में चूमता है और कहता है कि मुझे लेट हो जाएगी, इसीलिए आप लोग खाना खा लेना। उसके बाद वो पूछती है कि कगारी क्या काम करता है। तो वो फीमेल बताती है कि कगारी असल में होस्ट क्लब चलाता है और उसमें काम करता है। तब मुसीबी पूछती है कि ये होस्ट क्लब क्या होता है। तब हमारा कैरेक्टर बताता है कि होस्ट क्लब एक बार होता है, पब होता है, जहाँ पर लड़के लड़कियों को सर्व करते हैं और उनको अपने ओठों से जाम पिलाते हैं, मेरा मतलब उनको ड्रिंक्स पिलाते हैं और इनका उनको पैसा भी मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह पे बैठा हुआ था, यानी कि घर के बरामदे में, और तभी एक पेड़ पे उसका ध्यान जाता है अचानक से। जैसे वो उस पेड़ के टहनी को छूता है, उसके बाद उसे एक विजन आता है जिसमें एक छोटी बच्ची उससे मदद मांग रही होती है। वो दो लड़कियां नहा रही होती हैं, जिसमें एक लड़की बताती है कि मैं एक सेकेराई हूँ, शायद तुम भी एक सेकेराई हो। इससे मुसीबी थोड़ा सा चिंतित हो जाती है और इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी हैरान होकर उस लड़की को खोज रहा होता है। पता नहीं क्यों वो दोनों लड़कियों में बहस हो जाता है और उन दोनों लड़ाई करने को तैयार रहता है, लेकिन जो पुरानी लड़की रहती है वो समझदार रहती है, वो उससे बचने के लिए नंगे भाग जाती है। आई मीन टू से एक तौलिया लपेट के भाग जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर के बगल में आ जाती है। वो लड़की कहती है कि हट जाओ वहां से, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, और ऐसे जैसे ही वो मुक्का मारने वाली होती है
तभी हमारी लैंडलेडी यहाँ पे आ जाती है और उसके मुक्के को एक तवे से रोक लेती है और उसके माथे में एक छोटी सी किल्ली मारती है और उसे शांत करती है और वो कहती है कि तुम्हें ऐसे कपड़े में बाहर नहीं निकलना चाहिए। और वो लड़की भी मान जाती है और वो दूसरे को भी कहती है कि भाई तुम भी यहाँ पर बाहर मत निकलो, और वो दोनों एग्री हो जाता है। मकान मालकिन बताती है कि हम यहाँ पर कोई भी तरह का वायलेंस नहीं चाहते हैं, तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया करके यहाँ पर कोई भी वायलेंस ना फैलाएं, वरना आपको दिक्कत का सामना झेलना पड़ेगा। और ऐसा हंस हंस करके कि वो चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की को बताया जाता है और दिखाया जाता है। वो लड़की पीले बाल वाली रहती है और कहती है कि आज का दिन काफी अलग है, शायद आज कुछ तूफानी होगा। तभी हमें वहां पर वही ब्लैक मास्क वाली लड़का दिखाया जाता है और उन दोनों में लगता है कोई गंभीर लड़ाई होने वाली होगी। हमें पता चलता है कि वो लड़की का नाम होमुरा है और वो होमुरा उसे कहती है कि आज हमें पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, मैं या तुम, हो जाओ तैयार। तब वो भी कहता है कि चिंता मत करो, आज तुम ही हारोगी ना कि मैं। लेकिन फिर अचानक से होमुरा वहां से निकल जाता है, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर, और कहता है कि बेहतर ये होगा कि तुम मुझसे लड़ाई करने की जगह एक अपना भी आशिका भी खोज लो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तब वो लड़की कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं एक छोटे और नीच घटिया इंसानों के साथ तो कभी नहीं रहने वाली हूँ। मैं एक ऐसा चाहती हूँ लड़का जो कि मेरे कुत्ते के जैसे बने और मेरे साथ मेरे इशारों में दुम हिलाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी और एक दिन मैं तुझे मारूंगी, समझा क्या होमुरा? ऐसा कहती है वो लड़की और सीन शिफ्ट होता है। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो उसे एक अचानक से एकांत जंगल में पाता है जो कि काफी ज्यादा सुनसान है। तभी वो देखता है कि वही बच्ची रो रही है एक पेड़ के ऊपर और वो उसे बोलता है कि तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। तब वो लड़की उसके ऊपर कूद जाती है। तब वो लड़का उसे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? तब वो कहती है कि कुसानो मेरा नाम है। तब वो कहता है कि ये काफी अच्छा और प्यारा नाम है। तब हमारा मेन कैरेक्टर के पूछता है कि तुम रो क्यों रही थी और यहाँ पर बंद क्यों हो? तो हमारी वो बच्ची बताती है कि इसमें मेरी ही गलती थी और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे ले जा रही होती है और जैसे ही वो लड़का उसका नाम पुकारता है यानी मिनाटो, तब उसकी आंख खुल जाती है और उसे ऐसा लगता है कि ये कोई सपना है, लेकिन उसे ऐसा भी लगता है कि ये सपने की तरह नहीं, बहुत ज्यादा रियल है। तभी मिनाटो मिनाटो कह के मुसीबी उसे बुला रही होती है और जैसे वो जगता है तो मुसीबी पूछती है कि क्या तुमने कोई डरावना सपना देखा है? तो वो कहता है कि एक डरावना जैसा सपना मैंने देखा था। तभी उसके फोन में कॉल आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वही ब्लैक वाले लड़के को जो कि कहता है कि सारा काम हो गया है, सारी सिचुएशन संभल गई है, बाकी अपना काम पूरा करो। मुझे ऐसा लगता है कि वो सब कोई सीक्रेट काम को अंजाम दे रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वही बेचारी बच्ची जिसका नाम कुसानो है वो मदद मांग रही होती है और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें वही प्यारी सी बच्ची कुसानो दिखाई जाती है जो कि एक बिल्ली के साथ खेल रही होती है। तभी एक सफेद बाल वाली औरत उसे बुलाती है तो वो पूछती है कि आशिका भी क्या होता है, यानी कि एक इंसान। तो वो कहती है कि अगर तुम अच्छी बच्ची बनी रहोगी तो तुम्हें भी तुम्हारा आशिका भी जल्दी मिल जाएगा। तो वो पूछती है कि क्या ये सच है? तो वो बताती है कि हाँ ये सच है। तभी उन पर हमला हो जाता है और ये हमला वो व्हाइट वाली गर्ल रोक लेती है जो कि उसे लैब ले जाने वाली आई होती है। हम देखते हैं कि वही सफेद लड़का इसमें भी होता है जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। वो इंसान प्यारी सी बच्ची कुसानो को किस करने वाला होता है ताकि वो उसे अपनी आशिका भी बना ले, लेकिन वो उसे धक्का मारती है और उस पर हमला करती है और अपने आप को एक बंधन में बांध लेती है और इस तरह कुसानो खो गई थी। सीन शिफ्ट होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसकी आंख खुलती है और वो बताता है कि आजकल मुझे वही बच्चे के सपने आ रहे हैं, क्या उसका नाम कू था? और तभी हम देखते हैं मिनातो का माल मुसीबी जो कि कपड़े सरिया रही होती है। तो वो पूछता है कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनी हुई हो? तो वो बताती है कि ऐसे कपड़े में हिलना डुलना आसान रहता है। तभी हम देखते हैं कि बरामदे में आवाज आती है तो वो उसे चेक करने के लिए जाते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि जो लैंड लेडी रहती है यानी मकान मालकिन, वो अपनी शॉट की तैयारी कर रही होती है, प्रैक्टिस करती है। उसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा जबरदस्त रहती है कि मुसीबी से कंट्रोल ही नहीं होता और उसके पास भागे भागे आती है और बोलती है कि मैं आपके साथ कंपटीशन करना पसंद करूंगी। तो वो भी कहती है कि मैं भी पीछे नहीं हटूंगी और भागते भागते अपना मेन कैरेक्टर मिनातो भी आता है उन्हें रोकने के लिए। तो मिनातो उन दोनों का मैच देखता है और वो दोनों काफी प्यार से और आराम से लड़ रहे होते हैं। फिर उसे धीरे से अचानक से याद आता है कि आज उसकी पार्ट टाइम जॉब का पहला दिन है, आज उसे लेट नहीं करना है और वो फौरन अपनी पार्ट टाइम जॉब की ओर निकल जाता है। हम देखते हैं कि उसे कोई भट्टी में काम करने को मिलता है और वो काम करते करते लंच ब्रेक का समय आता है। तब हम देखते हैं कि जो मकान मालकिन है उसके लिए उसने बेहतरीन खाना बना के लाया है और ये देख के वो अपने आंसू को रोक नहीं पाता है और खाने ही वाला होता है। तब तक वो देखता है कि उसी की तरह एक लड़का उसे देख रहा होता है। वो मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि उसे भूख लगी है, उसे भी कुछ चाहिए, तो उसे ऑफर करता है खाने के लिए। वो एक राइस बोल लेता है और उसे खाने लगता है।
तब वो अचानक से रुक जाता है और कहता है कि ये स्वाद तो जाना पहचाना है। तब मेन कैरेक्टर पूछता है कि क्या कह रहे हो, तो बोलता है कुछ भी नहीं। तो तुम यहाँ पर स्टूडेंट हो? तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा कॉलेज रिजेक्ट हो गया है। तो वो बताता है कि मेरा भी कॉलेज 6 साल पहले भी रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन मैं 6 साल से कॉलेज कर रहा हूँ और कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। तभी हम देखते हैं 2 लड़कियां वहां पर आती है और उनमें से एक लड़की उसके पास आकर उस मर्द को किक करती है, मतलब जो खाना खा रहा होता है, और वो दूर जाके गिरता है। वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पर दूसरों का खाना ही खाने के लिए आए थे, तो मुझे क्यों बोला खाना बनाने के लिए? और उसके बाद वो उससे माफी मांगती है, हमें माफ करना। तभी अचानक से पता चलता है कि वो 2 जुड़वा बहन तो वही लड़कियां हैं जो कि उनसे लड़ाई कर रही थी, लेकिन इन सब के बीच उसका लंच बॉक्स गिर जाता है और उसके कारण वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है। तभी उसकी दूसरी बहन उसे खाने के लिए कुछ देती है। तभी हमारा वो उसका दोस्त जो कि उससे खाना खा रहा था वो बताता है कि ये दोनों मेरी आशिका भी है और मैं हूँ काउरोसियो, जो कि इनका मास्टर हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो जो लैब वाली लड़की थी जिसने कुसानो को बचाया था, वो कागारी से बात कर रही होती है और वो दोनों बातें करते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक अच्छी जिम्मेदारी है कि तुम्हें कुसानो को बचाना है। तब कागारी कहता है कि मैं पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा और उसकी कोशिश करूंगा बचाने की। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि कागारी सिगरेट जलाने के लिए अपनी उंगली का इस्तेमाल करता है जिसमें फायर एलिमेंट रहता है। इससे पता चलता है कि कागारी ही ओमुरा है, समझे क्या? और इस तरह ये सीन शिफ्ट होता है। फिर हम आ जाते हैं अपने मेन कैरेक्टर मिनातो पे, जो कि दोबारा से भट्टी में काम कर रहा है। तभी वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगा कि केवल मैं ही एक आशिका भी हूँ। तब वो बंदा कहता है कि तुम्हें भी यही गलतफहमी थी, जब मैं पहली बार आशिका भी बना था तो मुझे भी यही गलतफहमी थी, लेकिन धीरे धीरे हमारा शक दूर हुआ। हमारी तरह यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि उनका मालिक कहता है कि बस आज के लिए इतना ही, अब तुम्हारी छुट्टी हो गई है। तब वो पूछता है कि इतनी जल्दी काम कैसे खत्म हो गया? तब वो बताता है कि यहाँ पर अभी प्लेन्स की कुछ बातें होंगी, इसीलिए वो लैंड्स करेंगे। तो बोलता है इंटरेस्टिंग है ये, और उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर की ओर निकलने लगते हैं। तभी मिनातो का माल मुसीबी मकान मालकिन के पास जाती है और कहती है कि मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है, मिनातो को अभी तक घर आने में लेट हो गई। तो मकान मालकिन कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सेफली घर आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि मिनातो का जो दोस्त रहता है वो हमला कर देता है एमपीआई पे और तबाही कर देता है अपने सेक्युराइज के द्वारा। हम देखते हैं कि वो लड़का और हमारा मेन कैरेक्टर एक जंगल में आ गए होते हैं, जो कि मेन कैरेक्टर को देखा देखा सा लगता है। फिर वो तुरंत ही वो लड़की को देखता है जिसे वो सपने में देखा था और वो उसकी तरफ भागता है, लेकिन वो अपने ही दोस्त से टकरा जाता है जो उसके साथ काम कर रहा था। तभी मेन कैरेक्टर का दोस्त मिनातो का दोस्त कहता है कि मुझे पता है तुम भी उस लड़की के ही तलाश में हो। तब वो बताता है कि तुम्हें ये कैसे पता? मुझे भी उसके विजन्स आए थे, क्योंकि सेक्युराई कनेक्टेड होते हैं, लेकिन वो बताता है कि ये काम तुम्हें ही करना होगा क्योंकि मैं इसका आगे जिम्मेदार नहीं बनूंगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जब लड़ाई कंप्लीट हो गई होती है एमबीआई और सेक्युराई की, तब वहाँ पर होमुरा आती है और कहती है कि यहाँ पर ये क्या तबाही हो रही है। तभी हम देखते हैं कि उससे 43 नंबर की योमी लड़ने के लिए आती है और बताती है कि वो लड़की उसी को मिलेगी जो उसके पास पहले पहुंचेगा। इससे हमें पता चलता है कि वो लड़की के लिए बहुत सारे लोग नजर में लगे हुए हैं और हम देखते हैं वही लड़की जो कि बेसहारा थी वो भी उनकी टीम में शामिल हो जाती है और उस पर हमला करती है। वो दोनों की गंभीर लड़ाई होने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मिनातो का माल मुसीबी एंट्री लेती है और बोलती है कगारी क्या ये तुम हो? तो फिर वो देखती है तो वो बोलती है मुझे माफ करना, मुझे लगा कि कगारी मास्क में होगी, लेकिन कगारी तो कभी मास्क पहनता ही नहीं है, और वो उसे गुड लक कह के चली जाती है। फिर वो दोनों लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर और उसका दोस्त बात कर ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बेचारी छोटी बच्ची कुसानो के पास वही योमी आ जाती है जो कि दुश्मन क्लैन से थी, और इसकी आवाज हमारा मेन कैरेक्टर सुन लेता है तो वो उसकी तरफ तेजी से भागता है। वो लड़की उस बच्ची से जबरदस्ती करती है और वो नहीं मानती तो वो उसे सजा देने वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि मिनातो उस लड़की पे हमला कर देता है और उसे कस के पकड़ लेता है, जिसके कारण वो मूव नहीं कर पाती। और तभी मिनातो का जो दोस्त रहता है वो अपनी सेकेराई के द्वारा बिजली का अटैक करता है, जिससे वो दोनों ढेर हो जाते हैं। फिर वो लड़की योमी बताती है कि अरे तुम लोग तो विरोधी दल के हो सेकेराई। तो फिर वो दोनों भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हम देखते हैं कि मिनातो कुसानो से बात कर रहा होता है। तभी किसानो उसके बाहू में बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वही योमी आती है और उस पर हमला करने वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि मिनातो का माल मुसीबी भी एंट्री लेती है और अपने दोनों हाथों से उस हथियार को पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं कब से चिंता में थी कि तुम कहाँ चले गए थे। हम देखने को पता चलता है कि उन दोनों में काफी ज्यादा जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है और मिनातो का माल धीरे धीरे थोड़ा कमजोर पड़ने लगती है क्योंकि उसके पास एडवांटेज कम है। और हम देखते हैं कि दोनों के बीच लड़ाई में दोबारा से मिनातो के माल मुसीबी का कपड़ा फट जाता है। फिर उसके बाद योमी उस पर एक तगड़ा अटैक करती है, लेकिन इस बार मुसीबी उसे डॉज कर लेती है और उसके बाद फिर वो दोबारा उस पर हमला करने वाली होती है। लड़ाई के दौरान मुसीबी को याद आता है कि मकान मालकिन ने उसे किस तरह के कराटे मूव सिखाए थे, वो वही आजमाती है और वो जीत जाती है। उसके बाद वो योमी का जो
सेकेराई मार्क होता है जो कि उसके गर्दन में लगा हुआ है, वह उसे उंगली से हटा देती है, जिसके कारण अब वो और कोई सेकेराई नहीं बची है। अब दोबारा से उसे ताकत लेने की जरूरत पड़ेगी और इस तरह वो हार जाती है और मुसीबी जीत जाती है। उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, मिनातो और मुसीबी। तब मुसीबी पूछती है कि ये लड़की कौन है, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वही लड़के को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि योमी की प्रेजेंस खत्म हो गई है। यकीन नहीं होता, मैंने अपना एक सेकेराई खो दिया। और उस वक्त देखते हैं कि होमुरा और वही लड़की की लड़ाई हो रही होती है जो कि फॉरसेकन सेकेराई है। हम देखते हैं कि वो लड़का आता है और फाइट के दौरान वो अपने सेकेराई को चलने के लिए बोलता है और वो लोग चल जाता है। तभी वहाँ पर हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि ऊपर बातें कर रहे होते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, योमी तो शायद उसे रिट्राइव करने के लिए हार गई और वो उसके लिए अब ज्यादा कोई फायदेमंद चीज नहीं है। और दूसरा लड़का कहता है कि ये बोरिंग परफॉर्मेंस थी, अब हमें चलना चाहिए। और इस तरह हमें दूसरा सीन दिखाया रहता है जिसमें वो घर आ गए होते हैं और साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले मकान मालकिन ये देखती है कि उसके कंधे में एक बच्ची है, तो उसके बारे में पूछताछ करती है, लेकिन फिर बोलती है अच्छा छोड़ो, पहले तुम नहा धो लो और खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हमारा जो मिनातो है उस बच्ची से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो उस बच्ची कहती है कि मुझे दिल से ये उम्मीद लगती थी कि तुम मुझे बचाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा बुलाती रहती थी। और ये सब कह के ही वो कुसानो मिनातो को किस करती है और उसके साथ ही वो भी उसकी आशिका भी बन जाती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक व्हाइट वाल वाली लड़की होती है, वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हो, और वो पेड़ को छूती है जिसके कारण जितने भी पेड़ होते हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं एक पल में। और वो कहती है कि कु यानी कि उसका रिलेशन कुसानो कु से है, जो अगले एपिसोड में हमने बच्ची देखी थी उसका। हम कगारी को देखते हैं जिसके पास वही लैब वाली गर्ल आती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पिक करने के लिए आई हूँ। वो दोनों बैठते हैं और एक्सपेरिमेंट नंबर 108 यानी कुसानो का हालचाल पूछते हैं। तब वो बताती है कि वो अभी स्टेबल है और ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद वही लैब वाली लड़की अपना फोन निकालती है और हम फोन में देखते हैं कि उसके पास हमारे मेन कैरेक्टर मिनातो और उसकी बहन और उसकी मम्मी का फोटो रहता है। हम देखते हैं कि वही लड़की जिसके पास बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं, वो देखकर बताती है कि अरे वाह, इसके पास कोई स्किल नहीं, तभी इसने 2 सेकेराई को कलेक्ट कर लिया है, जो कि काफी कमाल की बात है। हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर काम में निकलने वाला रहता है। तब उसका मिनातो कमाल मुसीबी उसे बाय बाय कहने वाली होती है। तभी न्यूज आ जाती है और उसमें कल के इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ समय के लिए शांत हो जाता है और वो कू के पास आता है और बोलता है कि कू चैन बताओ क्या बात है। वो अचानक से रोने लगती है और रोते हुए बताती है कि सी वो यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आई है, उसकी ताकत मुझसे काफी अलग है, लेकिन क्या होगा अगर वो हमें ढूंढ लेगी तो, मतलब मेरे सामने और उसके सामने में हमारा कोई मुकाबला नहीं। वो मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है और वो मुझे हमेशा से ही बचपन से देखती आई है। और ऐसा करके वो मिनातो की बाहों में रोने लगती है। तब मिनातो उसे संभालता है और बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब तक मैं हूँ मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। और ऐसा कह के उसे हौसला मिलता है। हम देखते हैं कि वही सफेद बाल वाली लड़की उसे ढूंढ रही होती है और वो काफी चिंता में रहती है। और हमें ये पता चलता है कि उस लड़की को कू के बारे में काफी कुछ पता है और वो दोनों के सेंसेस बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर कू रोएगी तो इसे पता चलेगा और अगर ये रोएगी तो कू को पता चलेगा। मिनाटो काम के दौरान यही सोचता है कि आखिर कू सी के अपोजिट कैसे है। तभी वो वहाँ के एक वर्कर से पूछता है कि क्या सीओ नहीं आएगा क्या। तभी वो बूढ़ा इंसान उसे गुस्से की नजरों से देखता और बोलता है कि सीओ। वो आदमी बताता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। इसे सुनकर मेन कैरेक्टर मिनातो को झटका लगता है और सीओ के बारे में वो बताता है कि वो अपने दूसरे कामों में बिजी है, वो अक्सर ऐसा ही करता रहता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कू को अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं और प्रैक्टिस करती है मिनाटो का माल मुसीबी और मकान मालकिन। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिनाटो अपने काम से वापस आ रहा होता है, लेकिन उसके मन में यह रहता है कि अगर मुझे सीओ दोबारा दिखा तो मैं उससे बातें करना पसंद करूंगा, क्योंकि वो भी एक आशिकाबी के साथ है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सीओ इधर है। तब वो अचानक से गिर जाता है और बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे। तब मकान मालकिन कहती है कि सीओ असल में मेरे हस्बैंड का दोस्त है। वो बात अलग है कि ये कोई काम का नहीं है और आज ये हमारे यहाँ पर खाने के लिए आया है क्योंकि इसके घर में खाना नहीं बना है। और ये सब बातें वो लोग करते हैं। मिनातो पूछता है कि भाई आखिर तुम मेरे घर तक पहुंचे कैसे, आखिर तुम्हें पता कैसे मिला। तो वो बताए कि जब मैंने तुम्हारे लंच बॉक्स को चखा था तब मुझे पता चल गया था कि ये पक्का मियो का ही खाना होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। हालांकि वो बच्ची क्या तुम्हारे साथ ही रहती है, ऐसा करके उसने पूछा और वो कुसानो को बुलाने लगा, लेकिन कुसानो उससे डरी हुई थी तो वो उसे थोड़ा धमका कर बुलाने लगा। तभी उसकी घमंडी नजर को देखते हुए मकान मालकिन उसके ऊपर एक पत्थर मारती है और कहती है कि मेरा हाथ स्लिप हो गया है, क्या तुम चाहते हो कि मेरा हाथ दोबारा स्लिप हो जाए। तब वो सीओ होता है, वो माफी मांगता है। तभी हम देखते हैं कि सीओ की दोनों आशिका भी यहाँ पर आती है और उसे पीटने लगती है और बोलती है
कि ये कोई तरीका है दूसरे के घर में इतनी रात को आने का, और उसके बाद वो यहाँ पर उसे लेके जाने वाली होती है। तभी सीईओ मिनातो को अपना कार्ड देता है और बोलता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना, लेकिन मैं पैसे लूंगा इस बात के। तो वो बोलता है कि तुम पैसे लोगे, वैसे भी हम दोस्त हैं। और यह कह के वो दोनों अपने अपने रास्ते यानी अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि रात का टाइम होता है और कुसानो को नींद नहीं आती, तो वो बिस्तर से उठ के कहीं चलने लगती है। हम देखते हैं कि वो बाथरूम जाती है और बाथरूम में अपना काम करके मुंह हाथ धोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक चश्मे वाली मायावी फिगर रहती है। उससे वो डर जाती है और भागते भागते मिनातो के पास आती है और डर के मारे कुछ कह ही नहीं पाती। सुबह होते हैं वो लोग खाना खाने लगते हैं, तब वो बताती कि ये कोई भूत था। तब मकान मालकिन कहती है कि कोई भूत, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मिनातो बताता है कि कल रात को उसने पूरी तरीके से छानबीन की थी लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तब वो छोटी बच्ची कुसानो बताती है कि वो चश्मा पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल थे। तो ये सुनकर उजुमे बोलती है कि अरे इसे मैं शायद, तभी मकान मालकिन उसे टोक देती है और वो डर के मारे कहती है कि सही कहा, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तभी मकान मालकिन कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर कोई भूत नहीं है, शायद कोको गलत फहमी हो गई होगी, यही बात है ना। और सब उसकी हाँ में हाँ भरते हैं। सुबह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि मकान मालकिन कहती है कि मेरे हस्बैंड आज ही के दिन मरे थे, तो मैं उनका श्राद्ध करने के लिए जा रही हूँ। तभी वो तीनों लड़कियां बोलती है कि हमें क्या खाना बनाना चाहिए। तभी मिनातो कमाल मुसीबी बोलती है कि आज मैं खाना बनाऊंगी। तब उजुमे बोलती है कि तुम लोग दोनों मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उसे अपने रूम लेके जाती है। तभी मिनातो बोलता है क्या रूम। तभी वो देखता है कि उसके बगल से कोई पार हुआ और इससे वो थोड़ा सा चिंता में आ जाता है। मिनातो उजुमे के रूम के पास आता है। तभी उजुमे बोलती है कि सब रेडी हो गया और हम देखते हैं मिनातो का माल मुसीबी जो कि एक बहुत खूबसूरत कपड़े में है और वो दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। उसके बाद जो मुसीबी है वो खाना बनाने की तैयारी करती है और खाना बना रही होती है। वो खाना बनाकर मिनातो के पास लाती है। खाना बहुत ज्यादा था। वो चारों भर पेट खाते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़की बहुत सारे कंप्यूटर्स में थी वो उन्हें देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मकान मालकिन कहीं से वापस आ रही होती है। मकान मालकिन बोलती है कि अरे नहीं, मुझे लेट हो गया है। तभी हम वहां से देखते हैं कि मिनातो की बहन वहां से जा रही होती है और वहां पर सी भी रहती है जो कि वो सफेद बाल वाली लड़की थी। वो दोनों टकरा जाते हैं। तभी उसकी बहन उसकी खूबसूरती को देख के हैरान होती है। तभी हमें पता चलता है कि वो कोई लड़की नहीं लड़का है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां उसे हराने के लिए या उससे लड़ने के लिए यहाँ पर आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ पर हो। और वो विरोधी दल बताता है कि तुम कहाँ भाग रहे थे, मेरे मास्टर तुम्हें ढूंढने के लिए परेशान हो रहे हैं। और वो उस पर हमला करती है। तभी वो जो लड़की थी मिनातो की बहन, वो उसे डॉज करके बचाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और चलो यहाँ से भागो। और वो दोनों भागने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मुसीबी रूम की सफाई कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मुसीबी के बगल से कोई पार हुआ और उसकी उसे भनक लग गई, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि आखिर वो कौन थी। और तभी हम देखते हैं कि मिनातो पढ़ाई कर रहा होता है। तभी हमें ऐसा लगता है कि कोई उसके पास आ रहा है। जब वो नोटिस करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ कोई नहीं है। उसे लगता है कि शायद उजुमे उससे मजाक कर रही है। तभी दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर मुसीबी आती है और बताती है कि उसने रूम की सफाई कर ली है। तभी मिनातो पूछता है कि उजुमे कहाँ पर है। तभी मुसीबी बताती है कि उजुमी खाना खा के कू के साथ सो रही है और शांति से सो रही है घंटों से। तो वो बोलता है कि उजुमे तो बहुत आलसी है। और उसके बाद उसे कुछ याद आता है कि जब वो कू को रेस्क्यू कर रहा होता है तभी MBI की जो हेलीकॉप्टर है उसके बारे में सर्च करते हैं। कभी कभी मिनातो को ऐसा लगता है कि क्या कू को बचाकर वो किसी के रडार में आ गया है या कोई उसकी तलाश तो नहीं कर रहा। तो मुसीबी बताती है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने आया है उस सेकराई को जिसे मैंने हरा दिया, क्योंकि एक बार जब वो सेकराई मार हट जाता है तब वो फिर कभी सेकराई नहीं बन सकती है। मिनातो दुखी हो जाता है और बोलता है, मुसीबी अगर किसी दिन मैं नहीं रहा या तुम नहीं रही तो क्या तुम हमेशा के लिए चली जाओगी। तो वो बोलती है कि हाँ ये सच है और सेकराई बन के इस दुनिया में आना एक ऐसी जिंदगी है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इसे सुनकर जो मिनातो होता है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी जो मुसीबी रहती है उसकी बाहों में आ जाती है और वो बोलती है कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बताती है मिनातो का माल मुसीबी कि ये कोई गेम नहीं है, मेरी फीलिंग जो तुम्हारे लिए वो सच है और साथ ही में ये कोई गेम हो भी नहीं सकता है और मैं हमेशा इसीलिए नहीं कभी हारूंगी और ताकतवर बनी रहूंगी। और साथ ही में माना यह जाता है कि सेकेराई जब इस दुनिया को छोड़कर जाती है तो वो अनंत काल तक अपने आशिकाबी के साथ ही पूरी जीवन काल को काटती है और हमेशा उसके साथ ही रहती है। तभी मकान मालकिन आ जाती है और मुसीबी बोलती है कि मकान मालकिन आ गए, चलो मैं चलती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो लड़की सब पे नजर रख रही होती है वो एक्साइटमेंट से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि वो दोनों काफी करीब आ गए थे। हालांकि सेकेराई उसका आपका बहुत ज्यादा चमक रहा है, ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड और डेडिकेशन के कारण होता है। इससे हमें पता चलता है कि वो सेकेराई के बारे में रिसर्च कर रही है। हम देखते हैं कि वो जो कैमरे वाली लड़की है उसे मुसीबी से काफी ज्यादा जलन होती है और वो बताती है कि मुसीबी आज से मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, इसीलिए तैयार हो जाओ, देखते हैं कि कौन जीतेगा। और ऐसा कह के सीन शिफ्ट होता है।
हम देखते हैं कि मुसीबी सामान लेने के लिए आई होती है। तभी उस पे वही कैमरा वाली लड़की छुपके से हमला करवा देती है, लेकिन उस हमले को वो डॉज कर रही होती है और उस हमले से भाग रही होती है। तभी हम देखते हैं मकान मालकिन आती है और कहती है कि मिनातो, पानी तैयार हो गया है, तुम नहा सकते हो। तभी मिनातो चलते चलते बताता है कि मुसीबी अभी तक घर नहीं आई, मुझे उसकी चिंता हो रही है। तो मकान मालकिन कहती है कि अरे चिंता की कोई बात नहीं है, वो वापस आ जाएगी, ऐसे भी उसे बाकी दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए। हम देखते हैं कि मिनातो नहा रहा होता है। तभी उसके बगल में कोई लड़की आती है, तो उसे लगता है कि ये शायद वो होगी मुसीबी, लेकिन जब वो देखता है तो ये वही लड़की रहती है जो कि उस मुसीबी का और उसका पीछा कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिनातो की बहन और वही सफेद बाल वाला लड़का जो कि काफी ज्यादा थक गए होते हैं और हांफने लगते हैं, और वो बताते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा था और तुम्हें वो पकड़ना क्यों चाहता है, ऐसा वो सवाल करती है। हम सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं कि मिनातो पूछ रहा होता है उस लड़की से कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई। तभी वो लड़की अपने कपड़े खोलती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं मुसीबी को जो कि बोलती है कि आखिर आज क्या हो रहा है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मिनातो का माल मुसीबी जो है वो भाग रही होती है मिसाइल से बच के, और वो बोलती है कि ये क्या हो गया। तभी हम सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं, तभी हम देखते हैं कि जो अपना मिनातो रहता है वो पूछता है कि आखिर तुम कौन होता। वो बताती है कि मैं सेक्रेटरी नंबर 02 हूँ और आज मेरा काम आइडेंटिफिकेशन करना है। तो वो बोलते हैं कैसा आइडेंटिफिकेशन। तभी हम देखते हैं कि मिनातो का माल मुसीबी अपने घर आ जाती है और बोलती है कि अरे तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। मकान मालकिन पूछती है उससे, तो वो बताती है कि अचानक से मिसाइल का हमला होने लग गया, मैं मुश्किल से आ गई, अरे लेकिन मैंने गाजर और मूली लाना तो भूल ही गई, रुको मैं लेके आती हूँ। तब मकान मालकिन उसे रोकती है और बोलती है कि ऐसे कपड़ों में बाहर जाना सही नहीं है, जाओ जाके तुम पहले नहा लो। तभी हम सीन शिफ्ट होता है और बताती है वो सेक्रेटरी नंबर 002 कि तुम्हारा नाम है मिनातो, उम्र है 19 साल, तुम्हारी एक बहन है, तुम्हारी एक मम्मी है जो कि काफी यंग है अभी फिलहाल के लिए, और तुम्हारा एक बाप है जिसके बारे में फिलहाल किसी को कुछ भी नहीं पता है, हालांकि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। वो ये भी बताती है कि तुम मेरे आशिकाबी बनने के लिए परफेक्ट रहोगे, चलो मुझे अपना डीएनए दो। तभी अचानक से वहां पर मुसीबी आती है और देखती है कि वहां पर ये लड़की है। इसे देखकर वो 02 डर जाती है और उसके बाद वो नेट से हमला करती है और उसे बांध देती है और बताती है कि इस नेट को तुम आराम से नहीं तोड़ सकती, ये इम्पॉसिबल है ब्रेक करना। और उसके बाद वो मिनातो की तरफ जबरदस्ती करने वाली ही होती है। तभी हम देखते हैं कि मकान मालकिन लाठी लेके उसके पास आ जाती है और बोलती है कि यहाँ पर ये सब करना गैर कानूनी है और तुम मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बैठ के अपने बारे में बता रही होती है। वो बताती है कि असल में मैं 002 नंबर की सेक्रेटरी हूँ और मेरा नाम है मात्सु और मैं 201 नंबर में रहती हूँ। तब जो मिनातो रहता है वो पूछता है 201 नंबर कहाँ है। तब वो बताती है कि असल में 201 नंबर एक खुफिया सिगरेट जगह है और उन्हें वो अपनी जगह दिखाती है। तभी मकान मालकिन कहती है कि मेरे हस्बैंड को इसका दुख देखा नहीं गया जिसके कारण उन्होंने इस जगह को बनाया था। हालांकि ये एमबीआई की एक मेंबर थी और मेरे हस्बैंड भी एक एमबीआई के मेंबर थे जिसके कारण ये दोनों मिले थे। और मुझे लगता है कि मात्सु ने तुम्हें तकलीफ दी होगी तो मैं उसका फील्डिंग सेट कर दूं क्या, ऐसा करके वो मकान मालकिन बोलती है। तभी जो मात्सु रहती है वो माफी मांगती है और बोलती है कि अगली बार से कोई तकलीफ नहीं होगी। और उसके बाद से ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वही दो लड़की जो कि उस सेक्रेटरी को ढूंढ रही थी वो ये बताती है कि आखिर वो कहाँ चला गया, मैं अपने मास्टर को क्या जवाब दूंगी। तभी हम देखते हैं कि होमुरा वहां पर आ जाता है और होमुरा बताता है कि तुम दोनों किसी बेजुबान को मारने की कोशिश कर रही है, गलत है, मैं तुम्हें आज रोकूंगी। ऐसा कह के उस विरोधी दल वाली लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो अपने चाबुक से होमुरा को बांध देती है। होमुरा कहता है कि तुम मेरे आगे जीत नहीं सकती हो और इस तरह कह के वो अपनी आंख की पावर से उसके चाबुक को जला देता है और उसकी पावर टूल को खत्म कर देता है। लेकिन उसे पता चल जाता है विरोधी दल को कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है, तो लोग फिलहाल यहाँ से हट जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिनातो की बहन और वही व्हाइट बाल वाला लड़का। और वो जो लड़की रहती है मिनातो की बहन वो उसकी खूबसूरती पे फिदा हो जाती है। तभी वो जो व्हाइट बाल वाला लड़का है उसे किस करने वाला होता है और बोलता है कि अब से मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ, प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। और तभी हम देखते हैं कि होमुरा आग की ताकत ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण अपने पावर को लूज करने ही वाला होता है और जख्मी हालात में एक जगह पर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी मदद करने के लिए वही व्हाइट बाल वाली लड़की आ जाती है। देखते हैं कि जो सुकुमी यानी कि वही पीले बाल वाली लड़की रहती है वो अपनी वाटर की मदद से उसकी आग को शांत करती है और होमुरा इसका धन्यवाद करता है। तब वो बताती है कि तुम मेरे से हारे बिना मर नहीं सकते हो और वो दोनों एक दूसरे पे बात करते हैं। तभी होमुरा बोलता है कि अगर तुम्हें और ताकत चाहिए तो तुम्हें एक आशिका भी ढूंढना पड़ेगा। तो वो सुकीमी बताती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, आखिर आशिका भी एक बंदर होता है और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मेरा मतलब ये है कि मैं कभी भी कोई आशिका भी रखना नहीं चाहती, लेकिन इन दिनों मेरा दिल काफी ज्यादा धक धक करता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक आशिका भी मुझे मिलने वाला है, लेकिन मिलने से पहले ही मैं उसे इतना डरा दूंगी कि वो मुझ पे हाथ नहीं डालेगा और अगर डाला भी तो मैं उसे जान से मार दूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिनातो सो रहा होता है। तभी अचानक से हलचल होती है, उसे लगता है कि कुसानो उसके
बिस्तर के नीचे है, लेकिन जब वो देखता है तो पता चलता है कि वो मात्सु रहती है और मात्सु उसे शांत करती है और उसे किस करती है और बोलती है कि अब से मैं तुम्हारी आशिका भी हूँ, तो उम्मीद है हम साथ में अच्छे से रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि मकान मालकिन आ जाती है और बोलती है कि लेट नाइट को ये सब करना गलत बात है, तुम्हें एक कल का ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा और मिनातो को भी नहीं, और ऐसा करके वो दोनों को दुखी कर देती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि 107 नंबर वाली जो आशिका भी है उसने भी अपने विंग्स ढूंढ लिए, यानी कि अपने पार्टनर को ढूंढ लिया है। आखिर तुम क्या करना चाहते होता है तो वो बताता है कि अभी तो मेरा असली प्लान शुरू हुआ है, अभी सारे आशिकाबी में से लड़ाई होगी और जो सबसे ताकतवर आशिकाबीज होंगे उन्हें मैं अपनी कलेक्शन में रखूंगा। ऐसा करके उसका कुछ बड़ा प्लान होता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मिनाटो के साथ बाकी सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी जो मकान मालकिन है वो कगारी को खाना खिला रही होती है। तब जो कगारी होती है वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं खा लूंगा। तो मकान मालकिन बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, मैं तुम्हें खिला दूंगी, आ करो आ। तब जो मिनाटो रहता है वो पूछता है कि कगारी सान आखिर तुम्हारे हाथों में चोट कैसे लगी? तो वो बताता है कि मेरे हाथ जल गए थे, कोई एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे, तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरे ही पल हमें दिखाया जाता है कि मिनातो का माल मुसीबी और जो मकान मालकिन है वो दोनों लगातार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मिनातो रहता है उसे सुकिमी के विजन्स आते हैं और उसके बाद वो सोचता है कि आखिर ये सेकेराई प्रोजेक्ट क्या है, मैं इसके बारे में मात्सु से पता करता हूँ। तो मात्सु बताती है कि सेकेराई प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें समझ लो बहुत सारे सेकेराइज हैं, उनमें से कुछ सेकेराइज ने अपने विग्स पा लिए, यानी अपने आशिकाबी को चुन लिया है। जैसे ही वो सारे सेकेराई अपने आशिकाबी को चुन लोगी तब एक टूर्नामेंट होगा, बैटल टूर्नामेंट, और वो बैटल टूर्नामेंट में सारे आशिकाबी खत्म हो जाएंगे और जो एक आशिकाबी बचेगा उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा और वो काफी इनक्रेडिबल होगा। हालांकि ये चीज सही नहीं है। मिनातो बोलता है कि आखिर ये बहुत गलत है, मैं तुम सबको खोना नहीं चाहता हूँ, तुम सब मेरे लिए खास हो। तब जो मासूर रहती है उसे दिलासा देती है और कहती है कि तुमने जैसे मुझे पंख दिए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, चिंता मत करो, हम इसके बारे में कोई हल ढूंढ लेंगे, तब तक के लिए हमारी उम्मीद तो तुम पे ही है, उम्मीद है कि तुम हिम्मत नहीं हारोगे। और ऐसा कह के दोनों के बीच प्रेम भरी बातें होती है। तभी मिनातो पूछता है कि मेरे सपने में एक लड़की आती है जो कि काफ़ी गुस्सेल है, पीले बाल वाली है और उसके ब्लैक कपड़े हैं और उसके बूंदे भी बड़े हैं, आखिर वो कौन हो सकती है? तब मासू डर जाती है और कंप्यूटर में सर्च करने लगती है, तब उसे वही लड़की मिलती है। तब मासू बोलते हैं कि मिनातो क्या यही लड़की है जो तुम्हें सपनों में दिख रही है? तो वो बोलता है हाँ, लेकिन ऐसा कैसे? तो वो बताती कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने 3 सेकेराइज को अपने विंग्स दिए हैं, जिसके कारण तुम्हारे पास ज्यादा कनेक्शन है, जिसके कारण जो सेकेराई तुम्हारे सामने रहेगी उसका तुम्हारे प्रति कनेक्शन और विजन आते रहेगा, जिसके कारण तुम लोग एक हो सकते हो। लेकिन मासू कहती है कि दिक्कत की बात यह है कि ये पावर वाटर की होल्ड करती है और ये एक सेकेराई है, लेकिन दिक्कत की बात तो यह है कि इसका रैंक 0-9 है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत की बात यह है कि सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि ये जो है ये आशिकाबी को पसंद नहीं करती है और अगर इसे कोई भी आशिकाबी दिखे तो वो उसे जान से मारना चाहती है और फिलहाल वो तुम्हें जान से मारने के लिए ढूंढ रही है। लेकिन अगर ये तुम इसे ज्वाइन कर लेते हो अपने पास तो तुम्हारे पास एक ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा। मिनाटो डर जाता है लेकिन सोचता है कि अगर मुझे इन सबको रोकना है तो मुझे उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन तब मासू बताती है कि तुम इसे ज्वाइन तभी कर पाओगे जब तुम उसे लड़ाई में हरा दोगे, तब वो अपनी हार एक्सेप्ट करेगी और तुम्हारी आशिकाबी बनने को तैयार हो जाएगी। तो ऐसा करके वो लोग प्लान बनाते हैं। तब मासू बताती है कि मिनातो को हम एक बेट के चारे के रूप में रखेंगे, जिसके कारण जो आशिकाबी होगी उसकी, यानी कि सेकेराई 0-9, वो उसके पास आ जाएगी, फिर हम उसे हमला करने के बारे में सोचेंगे। मिनातो इससे थोड़ा घबराता है लेकिन एग्री करता है। तभी हम देखते हैं कि वहां से मिनातो का माल मुसीबी आती है और मुसीबी भी ये सब बातें सुनकर उसकी हाँ में हाँ भरती है और बोलती है कि चिंता मत करो मिनातो, मैं अपनी प्यार की ताकत और अपने हथियार की ताकत से उसे हरा दूंगी, मेरा मतलब है कि अपने मुक्की की ताकत है। मिनातो इससे थोड़ा डिसअपॉइंट है लेकिन अभी उसके पास कोई चारा नहीं है, जिसके कारण उसे ये करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि मासू का प्लान थोड़ा सा इफेक्टिव है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुसानो और मिनातो वो दोनों निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक बिल्ली उनके ऊपर गिर रही होती है। तब जो कुसानो होती है वो अपने ताकत से उस बिल्ली को बचा लेती है। इससे हमें पता चलता है कि जो कुसानो है उसके पास पेड़ की ताकत है, जिनके कारण वो पेड़ को मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से चला सकती है। तभी हम देखते हैं कि जो मिनातो रहता है उसे सीओ दिखता है और सीओ उसके ऊपर रहता है। तभी हम सीन शिफ्ट होने के बाद देखते हैं कि जो सुकिमी रहती है वो बोलती है कि मेरी फीलिंग काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उस कमीने आशिकाबी को मैं जैसे ही दिखूंगी मार दूंगी, वो कहाँ गया? तभी हम देखते हैं कि वही 2 ट्विंस उसके पास आती है। तब सुकिमी बताती है कि तुम्हारे बारे में सुना है, तुम वही 2 ट्विंस हो जो कि ऐसे सेक्राइज पे हमला करती हो जिनका कोई आशिकाबी नहीं है, लेकिन तुम्हें जीतने से क्या मतलब है? हाँ, तभी वो बताते हैं कि जीत और हार ही जिंदगी में बहुत कुछ है, जिसके पास पंख नहीं हो उसे जिंदगी में उड़ने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आज हम तुम्हारा गेम बजाने वाले हैं। इसको सुनकर सुकिमी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि चलो आ जाओ, देखती हो कि तुम मेरा क्या उखाड़ लेती हो। और उसके बाद वो जो ट्विंस रहती है वो अपनी लाइटनिंग से हमला करती है, लेकिन जो सुकिमी रहती है वो काफी ज्यादा ताकतवर रहती है और अपनी पानी की मदद से उसे दूर फेंक देती है। और हम देखते हैं कि जो सीओ रहता है वो बताता है कि मैं इस बिल्ली की तलाश में था, असल में मुझे एक काम मिला था जिसमें मुझे इस बिल्ली को उनके मालिक तक पहुंचाना था
और ये सब वो बात करते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुकीमी मिनातो के ऊपर गिर जाती है और उसके बाद उन दोनों का कनेक्शन होता है। फिर हमें पता चलता है कि वही उसकी आशिकाबी और सेकेराई है। इसे सुनकर जो सुकीमी रहती है और पता चलने पर गुस्सा हो जाती है और आज उसे जान से मारने वाली रहती है। तो दोस्तों, हमारा एपिसोड इसी के साथ खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो मिनातो है वो भाग रहा होता है सुकीमी से बचकर। तभी हम देखते हैं कि सुकीमी उसके पास आ जाती है और उस पर हमला करती है, जिससे वो बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि इससे जो कुसानो है उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से उसे रोकने वाली रहती है और उससे लड़ने वाली रहती है। तभी मिनातो उसे रोकता है और बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, फिलहाल हमें उसे शांत करके अपने पास ज्वाइन करना पड़ेगा। और तब वो सुकीमी सोचती है कि आखिर ये लड़की इसकी बात क्यों मान रही है, कहीं इसने इससे अपना सेक्रेटरी बनाया, कमीने तुमने एक बच्ची को अपना सेक्रेटरी बनाया है। और ये सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब उस पे बहुत तेजी से हमला करती है और उसे दूर फेंक देती है। हम देखते हैं कि सुकीमी से हमले से वो बच जाता है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि मुझे तुम्हें अपना सेकेराई बनाना है। तब वो थोड़ा सा बोलती है कि तुमने क्या कहा, तुम मुझे अपना सेकेराई बनाना चाहते हो? तो ऐसा क्यों? मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए, मुझे तुम्हें अपना सेक्रेटरी बनाना होगा, प्लीज़ मेरी बातें मानो। इससे वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर एक तेज़ी से हमला करती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा गुस्से के कारण अनकंट्रोल हो जाती है और वो अपना एम भटक जाती है। तभी वहाँ पर सीओ अपनी 2 ट्विंस बैडीज़ को लेके आता है और बोलता है कि हे, मैं इसका आशिका भी और ये मेरी सेक्रेटरी है, अब हम तुम पे हमला करेंगे। और उसके बाद जो सीओ रहता है उन दोनों को किस करता है, जिनके कारण उनकी ताकत अपने पीक पे आ जाती है और इसे देखकर जो सुकीमी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं कि वही ट्विंस बैडीज अपनी ताकत को इंगेज कर लेती है और इतनी खतरनाक ताकत बनाती है जिसके कारण वो हमला करने वाली होती है। तभी मिनातो सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तब उसको याद आता है कि जब सेक्रेटरीज के विंग्स निकलते हैं, यानी कि उनका जो आशिका भी उन्हें किस करता है, तो उनकी ताकत अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है, जिसके कारण वो सुकीमी पे हमला करती है, वो 2 ट्विंस। तभी हम देखते हैं कि मिनातो उन्हें बचाने के लिए जा रहा होता है। तभी हम वहाँ पर सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं मासू को, जो कि कहते हैं कि ये हाई लेवल की एनर्जी यहाँ पर, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं मिनातो का माल मुसीबी को, जिसको मासू कॉल करती है और बोलती है कि मुझे लगता है मिनातो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, तुम्हें फ़ौरन जाना चाहिए, मैंने लोकेशन भेज दी है, जाके उसकी मदद करो। और जो मिनातो का माल मुसीबी है वो तुरंत उसकी ओर निकल जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिनातो रहता है, वो सुकीमी को बचा लेता है और सुकीमी बोलती है कि इसने अपनी बॉडी इस्तेमाल की ताकि वो मुझे बचा सके। तभी हम देखते हैं ट्विंस बैडी बोलती है कि ये हमला हमारा मिस नहीं होगा, चलो देखते हैं इस बार तुम क्या कर पाती हो। तभी वो अपने वाटर का अटैक करती है डिफेंस में, लेकिन वो सीओ को लग जाता है और सीओ चित हो जाता है। लेकिन सीओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो टाप के सुकीमी के पास जाता है अपना बदला लेने के लिए। तभी जो मिनातो रहता है उसे बोलता है कि अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि सीओ जो सुकीमी रहता है उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसे अपने हाथों से उसके हाथों को पकड़ लेता है और सुकीमी पावरलेस हो जाती है और वो मूव नहीं कर पाती है। तभी सीओ बताता है कि तुझे क्या लगता है कि तेरे पास ही ताकत है, मैंने इस दुनिया में जितनी चीज़ें देखी उतनी तूने नहीं देखी है। और वो उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन रुक जाता और बोलता है कैसा रहेगा अगर तू मेरी स्लेव बन जाए, तेरे साथ मुझे काफ़ी मज़ा आएगा, मुझे लगता है तू एक काफ़ी ताकतवर बंदी रहेगी मेरे लिए और तू मेरे टाइप की भी लग रही है। तभी जो मिनातो रहता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि सीओ भाई प्लीज़ उसे जाने दो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तब ये बात सुन के सीओ उसे छोड़ देता है। तभी उस पर बिजली का हमला होता है और हमें दिखाया जाता है ट्विन बैडी को, जो कि कहती है कि तुम हमारे होते हुए चीटिंग कर रहे हो, तुमने कहा कि हम तुम्हारी इकलौती सेक्रेटरी है। तब सीओ बताता है कि अरे जाने मन मेरी बात तो सुनो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस उसे अकल सिखा रहा था। तब वो 2 सेक्रेटरी है उसकी फील्डिंग सेट कर देते हैं। तभी जो सुकीमी है वो मिनातो के पास आती है और बोलती है कि तुमने कहा कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, ये बात सच है, क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? तब मिनातो बोलता है क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो वो बोलती है कि ये तेज मत बनो, तुम कहे कि तुम मेरी सेक्रेटरी और मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ तो ठीक है, हालांकि तुमने अपनी लाइफ दे के मुझे बचाया, तुम्हारे जैसे बंदर में इतनी गट्स कब से आ गए मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारा मैरिज प्रपोजल स्वीकार है। तब मिनातो कहता है मैरिज प्रपोजल? तब वो उसका कॉलर पकड़ के बोलती है कि ओए कमीने, तूने ही तो बोला कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, तो मैरिज प्रपोजल की बात मैंने की है, समझे क्या तुम? और ये सुन के मिनातो हड़क जाता है, लेकिन हाँ में हाँ भरता है। और फिर जो सुकीमी उसे किस करती है और बोलती है कि मेरा नाम सुकीमी है, तुम मुझे सुकीमी बुला सकते हो और अब से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो जो ट्विन से बोलती है कि अब लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, मैटर तो सॉल्व हो गया है, उसने बोला कि हाँ तुम सही कहती हो। तभी हम देखते हैं कुसानो उसके पास आ जाती है, इससे वो जो सुकीमी थोड़ा चढ़ती है और बोलते हैं कि ये तो एक छोटी सी बच्ची है, तो मुझे लगता है कि मैं ही इसकी धर्म पत्नी बनूंगी। तभी हम देखते हैं कि मिनातो का असली माल मुसीबी भी वहाँ पर आती है। तब वो देखकर उसकी और जल जाती है। तभी वो गुस्से में पूछती है कि तुम्हारे पास और कितनी सेक्रेटरी है? तब वो बताता है कि तुम्हें मिलाकर। तभी हम देखते हैं मासू का कॉल आता है और उसके बाद उसे याद आता है कि मेरे पास टोटल अब 4 सेक्रेटरी हो गए। तब इसे देखकर जो सुकीमी है और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कगारी पूछ रहा होता है कि आखिर उन्हें इतनी लेट क्यों हो गई है। तो
मकान मालकिन कहती है कि वो जल्दी आ जाएगी और उन दोनों की बातें होती है। तभी हम देखते हैं कि वो आ जाती है। तभी मकान मालकिन देखती है कि ये कौन लड़की है और वो पूछती है कि ये कौन लड़की है। तभी जो सुकीमी है वो बताती है कि मैं हूँ मिनातो की वाइफ। तो जो मकान मालकिन है वो बोलती है कि आखिर ये क्या बात है मिनातो, और उसके बाद वो बताती है कि मैं उसकी और वन एंड ओनली वाइफ हूँ, ठीक है। और ये देखकर जो मिनातो की छोटी माल कुसानो है उसे गुस्सा आ जाता है और वो मिनातो के पास चिपक जाती है, जिसे देखकर जो लकड़ी यानी की लड़की होती है सुकीमी उसकी जल जाती है। तभी हम देखते हैं कि मुसीबी भी आती है और बोलती है कि मैं बनूंगी बीवी नंबर 2, और उन दोनों में बज्झक होने लगती है। और इन सब बातों को सुनकर जो सुकीमी वो बोलती है कि चलो लड़ाई से फैसला कर लेते हैं कि उसकी बीवी कौन बनेगी। तभी जो मकान मालकिन है वो सबकी फील्डिंग सेट कर देती है और बोलती है कि हमारे एरिया में लड़ाई नहीं होना चाहिए, ओके। और उन सब की बातें वो मानते हैं। मकान मालकिन बोलती है कि लगता है तुम सेकेराई प्रोजेक्ट के बारे में जानते हो। तो मिनातो बोलता है कि ये बातें आपको कैसे पता। तो जो मकान मालकिन है वो बताती है कि मैंने बताया था ना कि मेरे जो पति थे वो पहले रिसर्चर थे MBI में, जिनके कारण मुझे ये पता चला। और वो सब ये बातें कर ही रहे होते हैं। तभी जो सुकीमी है वो कगारी को देखती है और उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें कहीं तो देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं कहाँ देखा है, लेकिन तुम्हें कहीं तो देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि कगारी बोलता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हालांकि मिलके अच्छा लगा, और वो यहाँ से जा रहा होता है। तभी मासू रहती है, वो कगारी को रोकती है और बोलती है कि कगारी सान, क्या तुम्हारा घाव ठीक हुआ, तुम्हारी जलन ठीक हुई। तो बोलता है कि ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तो कगारी को मासू बोलती है कि तुम्हें बेहतर ये होगा कि तुम्हें भी अपने पंख खोज लेने चाहिए, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी। तो वो बोला कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे अकेला करना पसंद करूँगा और अपना बदला लूँगा। तभी हम देखते हैं कि उसके दिल में दर्द होता है और वो घुटनों में आ जाता है। तभी जो कगारी है वो बोलता है कि अब मैं काम पे जा रहा हूँ, मियाँ सान को बोलना कि मेरे लिए डिनर ना रखे, ओके। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिनातो की जो बहन रहती है वो सोच रही होती है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जो मिनातो की सिस्टर का जो सेकेराई है, जो बनने वाला सेकेराई है, वो बोलता है कि हमें किस करना चाहिए और इसके बाद ये प्रोजेक्ट सील होगा। तो उसके बाद वो बोलती है कि ये क्या करो, पहले मुझे इसके बारे में अच्छे से बताओ। तब वो बताता है सेकेराइज के बारे में कि कैसे और क्या क्या। हालांकि इसके बाद वो थोड़ा सा चिंतित रहती है, लेकिन वो सोचती है कि मुझे किस कर लेना चाहिए क्योंकि ये लड़का बहुत हैंडसम है, और ऐसा सोच सोच के वो अपने ख्याली में गिर जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ से उसका सेकेराई आता है, बोलता है कि क्या बात हो गई। तो वो बोलती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो हम शॉपिंग करके आते हैं, तुम्हारे पास कोई लड़के के कपड़े नहीं होंगे। तो वो बोलता है कि अगर वो लोग दोबारा मुझे पकड़ लेंगे तो क्या होगा। तब उसकी मिनातो की बहन बोलती है कि मेरे पास इसको भी लेकर एक प्लान है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सुकीमी को, जो कि बोलती है कि ये भी मिनातो का सेकेराई है, ये काफ़ी अजीब है। तभी हम देखते हैं उजुमे वहाँ से आती है और बोलती है कि मिनातो के और भी बहुत सारे राइवल्स बनने वाले तुम्हारे खिलाफ, इसीलिए तुम तैयार रहो। तब जो सुकीमी होती है वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे पतिदेव को मुझसे कोई नहीं छीन सकता है और कभी ये कोई नहीं कर पाएगा। उनके लिए मैं ही सबसे नंबर 1 थी और मैं ही नंबर 1 रहूंगी। और उसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सुकीमी और जो मिनातो की माल मुसीबी है वो दोनों साथ में नहाते और एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कुसानो और मिनातो को एक साथ बैठकर बातें करते हुए। तभी जो कुसानो रहती है वो पूछती है कि मिनातो, आखिर तुम किसे पसंद करते हो। तब मिनातो बोलता है कि ये सवाल थोड़ा जल्दी है, लेकिन अगर मुझे बताया जाए तो मैं तुम सबको उतना ही प्यार करूंगा अपने जीवन में जितना तुम सबको करना चाहिए, और सबको इक्वल ही रखूंगा। तब कुसानो खुश हो जाती है और उसे जोरो की पप्पी और झप्पी देती है और बोलती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनूंगी। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म हो जाती है। एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि वही लैब वाली गर्ल सफेद बाल वाली और वही सफेद बाल वाला लीडर जो है वो दोनों बात करते हैं कि आखिर ये चीज जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें क्या लगता है कि कितनी % गुंजाइश है। तब वो सफेद बाल वाला बंदा बताता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ उस काम को अच्छा अंजाम देने के लिए कर रहा हूँ, उम्मीद है कि जो हम काम करने वाले हैं उसका फल हमें जरूर मिलेगा। और सीन शिफ्ट होने के बाद हमें साल 1999 AD का बारे में दिखाया जाता है। एक हम टापू देखते हैं, एक आइलैंड देखते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि उस आइलैंड का नाम कामीकुरा आइलैंड है। तभी हम देखते हैं कि जो लड़का है वो बोलता है कि आज मैं इस जगह पर सुपर हीरो बन के सबको हरा दूंगा और इस दुनिया को अपना बना लूंगा। हमें पता चलता है कि वही चश्मे वाला इंसान रहता है, यानी कि वही लीडर रहता है। तभी उस पर एक पत्थर से हमला होता है और लुढ़क के नीचे आ जाता है। तभी वो बोलता है कि वही तकामी, ये तुम क्या कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की का नाम तकामी रहता है। तो तकामी बताती है कि आखिर तुम जैसे होती है लोग मेरे साथ टीम अप कैसे हो गए। हमें आर्कियोलॉजिस्ट का काम मिला है जिसके कारण हमें यहाँ पर खनिजों के बारे में पता करना है और उनके पावर सोर्स के बारे में भी पता करना है। लेकिन मुझे देख के ऐसा नहीं लगता है कि तुम ही हो जिसके बारे में प्रोफेसर ने बताया था। असल बात तो यह है कि जो ये ताकामी है, ताकामी के साथ वो बंदा बॉन्ड है, मतलब उन दोनों को साथ में मिशन करना है। लेकिन ताकामी को ऐसा लगता है कि जो लड़का है वो बहुत ज्यादा कमअकल है और बेवकूफ है। फिर हम देखते हैं कि ताकामी ये सब बातें कर ही रही होती है। तब जो वो लड़का है वो लड़का ऊपर चढ़ रहा होता है सीढ़ी,
तब हम देखते हैं कि वो लड़की उसे बोलती है, ओए मीनाका कहाँ जा रहे हो। तभी हमें पता चलता है कि वो चश्मे वाले लड़के का नाम मीनाका है। तभी जो मीनाका है वो बताता है कि ओए ताकामी इधर देखो मुझे क्या मिला। और वो लोग एक बड़े से स्पेसशिप को ढूंढ लेते हैं जो कि काफी ज्यादा खंडहर बन चुका होता है। वो लोग उस शिप के अंदर जाते हैं और वहां पर उसे अजीब सा एक क्रीचर देखने को मिलता है जो कि इंसानों की तरह ही दिख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिनातो 10 on 10 4 गो बेडीज के साथ अकेला सो रहा होता है और उसे सपने में आ रहा होता है कि उन चारों के बीच विवाद हो जाता है कि जो मिनातो है उसके साथ कौन सोएगा। तो उन सब में विवाद होता है। तभी मकान मालकिन सबको सरिया देती है। मकान मालकिन बोलती है कि देखो यहाँ से कायदे में रहना पड़ेगा, मेरी बातें माननी पड़ेगी और घर का सारा काम बांटना पड़ेगा। अगर अच्छा लगता है तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। तभी हम देखते हैं कि सुकीमी जो कि मिनातो का तीसरा माल या चौथा माल है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता होगा, तो वो गुस्से के कारण यहाँ से घूम रही होती है और जा रही होती है और बोलती है कि ये कोई घर है या फिर खुदाई अड्डा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर कगारी जा रहा होता है और कगारी से वो दोबारा से मुलाकात करती है। कगारी को उन सब की बातों को सुनकर काफी हंसी आती है। तभी जो सुकीनी है उसका ध्यान कगारी पे जाता है और वो मन मन में बोलती है कि इसे तो कहीं तो देखा है लेकिन याद नहीं है कहाँ देखा है। और कगारी भी अपने काम से काम रखता है। तभी हम देखते हैं कि एक जगह पर एक लाल कार रहती है और उसके अंदर हमें दिखाया जाता है एक सफेद बाल वाली लड़की। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस एनिमे में कितने लोग सफेद बाल वाले हैं। मैं भी परेशान हो गया, तुम भी परेशान हो गए। एक तो साला ये कगारी, इसके भी बाल सफेद है। उसके बाद ये सी कौन है पता नहीं, जो लड़का या लड़की उसके भी बाल सफेद है। और वो जो रिसर्चर मतलब सब बूढ़े हो गए क्या? अच्छा जोक सपाट। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। एपिसोड की ओर आगे बढ़ते हैं। तब हम देखते हैं कि वो जा रही होती है और बोलती है कि मुझे लगता है उम्मू इधर ही होगी और मुझे लगता है कि वो किसी को ढूंढ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि कुसानो और जो मिनातो का माल मुसीबी है वो दोनों पेड़ों को और पौधों को पानी दे रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मुसीबी से गलती से पानी उस सफेद बाल वाली लड़की पे चला जाता है। तो जो मुसीबी है वो बोलती है, अरे कारा सुबह ये तुम हो क्या? तो वो बोलती है कि तुम्हें अभी भी मैनर्स नहीं आए क्या? और वो दोनों के बीच बातें चलती है। इससे हमें पता चलता है कि एपिसोड की शुरुआत में जो लड़की इनको बचा रही थी शायद वो लोग वही है। और उसके बाद तभी मिनातो आ जाता है और बोलता है कि मुसीबी आखिर ये कौन है जिससे तुम बातें कर रही हो? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिनातो का माल मुसीबी बोल रही होती है कि तुम्हारे कपड़े सूखने के लिए दे दिए हैं, तब तक तुम मेरे कपड़े पहन लो। तब वो लड़की बताती है यानी कारा सुबह कि वो लड़का क्या तुम्हारा आसी का भी है? तब वो बताती है हाँ, उसका नाम है मिनातो, वो काफी अच्छा लड़का है। तभी जो कारा सुबह वो बोलती है कि मैंने सुना था कि तुमने एक सेकुराई को नॉकडाउन किया, ये बात सच है? तो मिनातो बताती है कि हाँ मुसीबी कि हाँ वो बहुत ज्यादा ताकतवर है लेकिन मुझे उसे हराने में ज्यादा समय नहीं लगा। तब कारा सुबह बोलती है कि सही है, हालांकि तुम्हें याद होगा मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ, तुमने मुझसे एक वादा किया है, तुम्हें याद तो होगा ही। तभी जो मुसीबी है वो थोड़ा चिंतित हो जाती है, फिर वो याद करने की कोशिश करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो मुसीबी है वो कारा सुबह को सबका दुआरा करवा रही होती है और सबसे मिलवा रही होती है। बातचीत करने के बाद कारा सुबह अपने एरिया की ओर निकल रही होती है। तभी कगारी को उस पर नजर पड़ती है और वो उसे चुपके से देख रहा होता है और वो बताता है कि ये तो #4 रैंक की कारा सुबह है। इससे दोस्तों हमें पता चलता है कि कारा सुबह भी एक टॉप रैंकर ही है। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि फिर से ब्ला 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 कर रहा होता है और वो बताता है कि सेकुराई का सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गया है जिसमें अब हंटिंग स्टार्ट होगी और अब लोगों को करो या मरो वाला सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। ये सुन के तो मिनाटो की फट के 4 हो जाती है और 64 होने के बाद वो सोचता है कि अब आगे क्या किया जाए। तभी हम देखते हैं कि जो कारा सुबह है और मालकिन है वो एक दूसरे के रास्ते पर जा रहे होते हैं। उन दोनों की नजर पड़ती है और वो एप्पल फेंक के हमला करती है और कारा सुबह वो एप्पल काट के खा लेती है, जिसके कारण फिर जो मकान मालकिन है वो बोलती है तुम्हारे पास यहाँ पर कैसे आना हुआ और इस एप्पल के मुझे पैसे दे दो नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा। और सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कारा सुबह का ड्राइवर जो कि नासुनो है वो उसे लेने के लिए वापस आ गया होता है। तभी कारा सुबह एक जगह पर उतरती है और वहाँ पे उसे 2 सेकुराई मिलते हैं। वही सेकुराई होते हैं उस पीले बाल वाले लड़के के और वो दोनों उस पर हमला करते हैं, लेकिन एक हमला करती है और हमला करते ही वो तुरंत हार जाती है और अपना सेकुराई बैच खो देती है। इससे दोस्तों हमें पता चलता है कि रैंक 4 वाली कारा सुबह सच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिनातो का माल मुसीबी और मिनातो वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है और हमें ये भी देखने को मिलता है दोस्तों कि एमबीआई की जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह है वो चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं, सर्च ऑपरेशन कर रहे होते हैं सेकुराइज की कि उनके साथ उनको मिलाकर बैटल करवा सके। अब दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि सेकंड स्टेज स्टार्ट होने के बाद अब कोई भी सेकुराई, ये जो एरिया है वो पूरा सेकुराई से ग्रस्त है, तो इस एरिया को छोड़ के अब नहीं जा सकता है। सेकुराई ने हर जगह पर अपनी टीम तैनात कर दी है, जिसके कारण अब यहाँ पर कोई आया और अपने विंग्स बना लिए, यानी कि सेकुराई ने अपना पार्टनर पा लिया आसी का भी, तो अब वो यहाँ से बच के नहीं जा पाएगी और यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। तभी हम देखते हैं कि जो मिनातो का माल मुसीबी है और वो कारा सुबह वो दोनों बातचीत करते हैं और हमें इसके बारे में पता चलता है कि कारा सुबह ने मुसीबी से प्रॉमिस किया था कि तुम्हें एक दिन इतना ताकतवर बनना है कि तुम इस जगह को तोड़ सको और सारे सेकुराइज को फ्री करवा सको जितना तुम करवा सकती हो।
मेरी यही इच्छा है जो कि तुम्हें पूरी करनी होगी। और ये कह के वो अपने रास्ते निकल जाती है। फिर जो मिनातो और मुसीबी है वो दोनों बातचीत करते और बोलते हैं कि हमें कोई भी हालात में इसे पाना पड़ेगा। मेरी प्यार की ताकत इतनी ज्यादा तेज है कि हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम इतना कह सकते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि हम सेकेराई बैरियर को तोड़ सके और इस जगह से सबको फ्रीडम दिलवा सके। हालांकि हमें पता नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन हम उसके लिए तैयार रहेंगे और हमेशा के लिए ही तैयार रहेंगे। तभी हम सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं और बताते हैं कि कगारी जो है वो सुकीमी से मिलता है और उसके बाद वो बताता है कि तुम्हें पता चला सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो गया है। सुकीमी बोलती है कि मुझे नहीं पता इसके बारे में। तब जो ये कगारी है वो सबको बताता है कि क्या क्या चीजें चल रही है। तब सुकीमी बोलती है कि चिंता मत करो, मैं इसके लिए तैयार हूँ और मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगी कि मैं मरूं ना और हमेशा मिनातो को जितवाऊं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो कगारी है उसे ये भी बात पता चलती है कि जो अभी एमबीआई है वो सारे सेकेराइज को ट्रेस कर रही है ताकि उनके पास कोई भी सेकेराई छूट ना जाए, और जिनके विंग्स नहीं है उनको विंग्स दिलवाने के लिए फोर्सफुल इमिग्रेशन कर रही है, जिसके कारण कोई भी सेकेराई है वो अपने आशिकाबी को पाले और बैटल की ओर प्रस्थान करे। तभी हम देखते हैं कि मिनातो की छोटी बहन युकारी जो है वो अपने आशिकाबी के साथ चल रही होती है, लेकिन उसने अपने आशिकाबी को कपड़े पहना दिए होते हैं लड़की के, जिसके कारण वो पहचान में ही नहीं आता है। तभी हम देखते हैं वो पीले बाल वाला लड़का जो कि बोलता है कि अरे सिट मैन, ये सेकेराई मुझे चाहिए था, लेकिन अब चलो अब क्या कर सकते हैं, वो सेकेराई किसी और का हो गया तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उन्होंने किस नहीं किया है। इससे हमें पता चलता है पीले बाल वाला जो बंदा है वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं मिनातो का माल मुसीबी और सुकीमी दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं मिनातो के चक्कर में। तभी जो मिनातो है वो बाहर रहता है। मकान मालकिन कहती है कि चिंता मत करो, सब नॉर्मल है। हालांकि अभी हमें पता नहीं कि आगे क्या करना है, लेकिन उम्मीद है हम इसका कोई हल निकाल लेंगे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दो सेकेराई एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जो वो सफेद कपड़े वाली सेकेराई है वो काफी ज्यादा पावर वाली रहती है और वो दूसरे सेकेराई को ओवर पावर करके उसका बैज ले लेती है। तभी हम देखते हैं दोबारा से ठीक मॉमी को। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जो कि एक जगह पे बैठ के शराब पी रही होती है और ठीक मम्मी बताती है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हवा का बहाव इस बार विपरीत दिशा में बह रहा है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। हम एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि एक जगह पर ट्रैफिक जाम हो जाता है और वहां पर बहुत सारी एमबीआई की पुलिस तैनात रहती है, जहां पर हम देखते हैं कि एक लड़का अपनी बंदी को लेकर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बंदी कांप रही होती है, तो वो बोलता है कि वह कांपना बंद करो, नहीं तो वो हमें पकड़ लेंगे। एमबीआई को शक होता है और वो उन्हें रोकने के लिए बोलता है। तभी वो लोग भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एमबीआई भी उसके पीछे भागती है। तभी हम देखते हैं कि एक सेकेराई उसके बगल में आती है और बोलती है कि 95 नंबर को नो। इससे दोस्तों हमें पता चलता है कि ये जो सेकेराई है वो भी एक सेकेराई है और इसका नंबर 95 है। तब जो सेकेराई रहती है वो घबरा कर बोलती है कि भागिए, नहीं तो वो आपको जान से मार देंगे। और ऐसा कहते ही वहां पर हम देखते हैं होमुरा भी रहता है, जो कि ये सब देख रहा होता है और बोलता है कि मिनाका सच में आज काफी ज्यादा सीरियस है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिनातो और मिनातो का माल मुसीबी और कुसानो और सुकीमी तीनों मिलके मस्त मौज कर रहे होते हैं। और जो सुकीमी होती है वो बताती है कि असल में मकान मालकिन ने उनको बाथरूम धोने का काम दिया है और वैसे ही वो लोग मौज कर रहे होते हैं। तभी मकान मालकिन आती है और उन्हें खाने के लिए बुलाती है। तभी जो मिनातो है वो मासू के रूम में जाता है और बोलता है कि मासू खाना खाने का समय हो गया है, चलो। तभी मासू देखती है कि कंप्यूटर में कुछ काम कर रही होती है। तभी जो मिनातो बोलता है ये क्या है, तो वो बताती है एमबीआई का सीक्रेट बेस। तो मिनातो बोलता है कि आखिर ये क्या है, मुझे बताओ। तभी जो मासू है वो बताती है कि असल में एमबीआई सीक्रेट बेस एक ऐसा डाटा है जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। इसका मतलब यह है कि हमें जो सेकेराइज है उनके सारे बायोडाटा, उनकी पावर्स, उनका रैंक और उनके क्लासेस के बारे में पता चलता है। यहाँ से हम सारी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं और जो सेकेराइज अब खत्म हो गए हैं उनके बारे में भी हमें डाटा कलेक्ट करने को मिलता है यहाँ से। तभी सीन शिफ्ट होता है और जो मिनातो का माल मुसीबी है वो उजुमे को बुलाने के लिए आती है। तब वो देखती है कि उजुमे वहाँ पर नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक हॉस्पिटल, कोरियामा हॉस्पिटल हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर उजुमे एक औरत के बगल में खड़ी है और उसे वो चीहो कह के बुलाती है और वो काफी दुख में रहती है। उसके ओठों को चूमती है, आई मीन टू से उसके हाथों को चूमती है और उसकी आंख से आंसू जो होते हैं बरस पड़ते हैं। इसका मतलब हमें कुछ पता चलने वाला है शायद उजुमे के बारे में। तभी हम देखते हैं कि जो मिनातो है वो कपड़े सुखा रहा होता है। तभी वहां पर मकान मालकिन आती है और बोलती है कि तुम काफी अच्छा कर रहे हो मिनातो। तभी हम देखते हैं कि मिनातो का छोटा माल कुसानो चूहे की ड्रेस में आती है और उसकी प्यारी प्यारी कवाई लुक के कारण जो मकान मालकिन वो भी पिघल जाती है और बताती है कि तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले। तो बोलती मुझे उजुमे के रूम से मिले। तब वो बताती है कि एक टाइम पे उजुमे भी काफी ज्यादा खुश थी, वो हमेशा से ही मजाकिया चीजें करती रहती थी और मुझे हंसाती थी, लेकिन वो कुछ समय से काफी ज्यादा उदास है। असल में एक खास आदमी है जो कि उसका हॉस्पिटल में है और वो हमेशा वहीं पर रहती है, उसका इंतजार करती है कि वो कब लौटेगा और इसी के कारण वो काफी ज्यादा दुख में रहती है। तभी हम देखते हैं कि जो मिनातो का माल मुसीबी है और सुकीमी है वो दोनों शॉपिंग करके आ जाते हैं।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उजुमे को, जिसकी जो आशिका भी है वो उड़ जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हारी आशिका भी हूँ, तभी मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। उजुमे बोलती है कि नहीं, तुमने जितना कुछ किया है वही मेरे लिए काफ़ी है। और वो दोनों काफ़ी अच्छा समय साथ बिताते हैं। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो मिनातो रहता है वो मासू के साथ डाटा देख रहा होता है। तभी वहाँ पर सुकीमी आती है और वो दोनों के बीच कुछ खुफिया गुफ्तगू होती है, जिसमें मिनातो को इलू इलू हो जाता है सुकीमी के दौरान। तभी हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और वहाँ पर मुसीबी आ जाती है। तुरंत ही जो मिनातो है वो दरवाजा बंद कर देता है। तभी वो दोबारा से दरवाजा खोलता है तो देखता है कि मिनातो वहीं पर रहती है, मतलब मुसीबी वहीं पर रहती है। तो मुसीबी बोलती है कि डिनर का टाइम हो गया है, तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए। तो जो मिनातो है मुसीबी के साथ चलता है डिनर करने के लिए। फिर वो सब डिनर करते हैं। तभी हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और मिनातो का माल मुसीबी और सारी लड़कियां मिलकर नहा के मौज ले रही होती है, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मासू है वो कंप्यूटर में कुछ काफी ज्यादा खौफनाक रिसर्च कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और कार में हम देखते हैं वही पीले बाल वाले लड़के को, जो कि हैरान होकर बोलता है कि नंबर 4 जिसने मेरे सेकेराई को खत्म कर दिया, आखिर उसने ऐसा किया क्यों, जबकि उसकी और मेरे सेकेराई की कोई दुश्मनी नहीं थी। तभी उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो बोलता है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये एक गेम है और गेम शुरू हो गया है, तो बेहतर ये रहेगा कि तुम्हें जो अपने सेकेराई है उन्हें लगाम लगा के रखना चाहिए और एक अच्छी रणनीति के साथ सब चीज़ों का प्लान करना चाहिए। तो जो पीले बाल वाला लड़का है वो भी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है, अगली बार मेरा प्लान हारेगा नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिनातो की छोटी बहन और उसकी प्यारा सा सेकेराई। तभी जो मिनातो की बहन है वो बोलती है कि डिनर तैयार हो गया है, तुम आ जाओ। और डिनर के दौरान फिर से उन दोनों की कुछ प्यारी प्यारी गुफ्तगू होती है। उसके बाद वो जो उसका सेकेराई है वो मिनातो को देखता है तो पूछता है मिनातो की तस्वीर को देखकर कि आखिर ये लड़का कौन है। तब जो मिनातो की बहन है वो बताती है कि असल में ये मेरा भाई है। सच कहूँ तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं बोलती, लेकिन ये मेरे लिए मेरी दुनिया में सब कुछ है। वो बताती है कि जब एक बार वो एक जंगल में अकेले फंस गई थी और रो रही थी, तब उसका भाई आया और उसे अपने कंधों में उठाकर अपने घर की ओर ले गया था। और तभी जो मतलब ये प्यारी प्यारी बातें बताने के बाद जो मिनातो की बहन का सेकेराई रहता है वो बोलता है कि काश को भी कोई ऐसा ही अच्छा आशिका भी मिल जाए तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को वही पीले बाल वाले लड़के के सेकेराई देख रही होती है और उसके बारे में पता कर रही होती है। दूसरी तरफ मात्सु भी काफ़ी ज़्यादा तेजी से रिसर्च कर रही होती है, लेकिन वो क्या कर रही होती है ये तो हमें आगे पता चलेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से कोरियामा हॉस्पिटल देखते हैं, जहाँ से जो उजुमे वो बाहर निकलती है। वो काफ़ी ज़्यादा दुख और चिंता में रहती है। तभी एक चश्मे वाला लड़का आता है और बोलता है कि तुमने आज काफ़ी अच्छा काम किया कल के लेकर, लेकिन तुम्हारे लिए एक और काम है। मुझे खुशी है कि तुम ताकाहितो आसामा के लिए खुद काम कर रही हो, तुम काफ़ी काबिलियत वाली लड़की लगती हो। तब उजुमे बोलती है कि बकवास बातें बंद करो और मुद्दे की बात बताओ, क्या आखिर क्या करना है। तब वो सिंपली नेक्स्ट टारगेट बताता है कुनुहो, जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाई गई एक सेकेराई है। वो बताता है कि इसका रैंक 95 है और इसके पास कोई एक स्पेशल पावर है जो कि अभी तक हमें पता नहीं चली है, लेकिन तुम इसका पता लगा सकते हो इसे मार के। तो वो ये भी चिंता देता है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा। तब जो उजुमे रहती है उसकी तस्वीर ले लेती है और बोलती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, मेरा काम बहुत सटीक होता है। और ऐसा कह के वो चली जाती है। इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि उजुमे है उसको शायद कोई प्रेशर के कारण ये काम करना पड़ रहा है, नहीं तो वो कभी भी ऐसा काम नहीं करती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिनातो का माल मुसीबी और सुकीमी को, जो कि बोलते हैं कि अब हमें उस डेंजरस सेकेराई को खत्म करने के लिए चलना चाहिए। तब जो कागारी रहता है वो बोलता है कि शायद आज मुझे गार्डनिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही लोग काम कर देंगे मेरा। तभी जो मिनातो रहता है वो बोलता है कि इतना खतरनाक काम क्यों करना है तुम्हें। तो वो बोलती है कि चिंता मत करो। तभी जो सुगीमी रहती है वो अपनी ताकत से मिनातो और क्या माल मुसीबी पर हमला करती है। तो जो मिनातो का माल मुसीबी है वो डॉज करती है और उसे पंच करती है, तो वो भी रोक लेती है और उससे सुकीमी इंप्रेस रहती है और बोलती है कि तुम पास हो गई। तब जो मिनातो होता है वो बोलता है क्यों, क्या हुई। तब जो मतलब दो लड़कियां रहती है वो बोलती है कि ये लड़कियों का सीक्रेट है, तुम नहीं समझोगे, समझे क्या। और वो दोनों निकल जाते हैं। तब मिनातो बोलता है कि आखिर क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुनुहो और उसका आशिका भी हारुका वो दोनों भाग रहे होते हैं। तभी जो कुनुहो है यानी कि हारुका का सेकेराई वो गिर जाती है और तभी जो हारुका है वो बोलता है कि अरे यार तुम यूजलेस हो। तब वो रोते हुए बोलती है कि मैं यूजलेस नहीं, मैं कुनुहो हूँ। और वो उससे हाथ मांगती है और वो उसे उठाता है। तभी हम देखते हैं कि वही सफेद कपड़े वाली सेकेराई, जो कि हम थिक बेडी बुला सकते हैं उसे, वो यहाँ पर आ जाती है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।
लेकिन नहीं। और वो बोलती है कि मुझे कोई इंसान को चोट नहीं पहुंचानी है, मेरा टारगेट वो सेकेराई है, तो उसे मेरे हवाले कर दो। तो हारुका बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ करना। तभी वो बोलती है कि ठीक है, तो आज मुझे तुम दोनों का ही काम तमाम करना पड़ेगा। तभी वो अपना अटैक करती है, जिसके कारण जो हारुका है उसे गले लगा लेता है कुनोहो को बचाने के लिए। तभी कुनोहो डर जाती है, लेकिन वो चिल्लाती है। इससे हमें पता चलता है कि कुनोहो के पास आवाज की ताकत है, जिससे वो चिल्लाकर कोई भी वार को ब्लॉक कर सकती है। चिल्लाने के कारण जो सुकीमी और मुसीबी है वो दोनों भी संचेत हो जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। तभी जो हम देखते हैं सफेद कपड़े वाली लड़की है वो धराशायी हो जाती है, लेकिन वो फिर दोबारा उठ जाती है और बोलती है कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है। हम देखते हैं कि वो हमले से वो बच गई है और वो दोबारा एक बार तगड़ा हमला करती है। तभी जो सुकीमी है वो अपने पानी के हमले से उसे रोक लेती है और सुकीमी और मुसीबी अपना इंट्रोडक्शन करते हैं कि वो है सेकेराइज नंबर 9 और सेकेराइज नंबर 88 और आज वो उससे लड़ने के लिए आए हैं। तभी जो सफेद कपड़े वाली लड़की रहती है उसके अंदर हमें उजुमे दिखाया जाता है, तो उजुमे ही वो सफेद कपड़े वाली लड़की है। तो वो बोलती है कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी जो सुकीमी होती है वो बताती है कि तुम्हें मुझे जल्दी से अपना रैंक और अपना नाम बताना चाहिए, हालांकि मुझे तुम काफी सस्पिशियस लग रही हो। हम यहाँ पर पता कर रहे थे, कुछ समय से सेकेराइज पर अचानक से एक सेकेराई हमला करती है और उनकी रैंकिंग और उनकी जिंदगी छीन लेती है। मुझे पक्का पता है कि तुम ही वो सेकेराई हो, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तब जो उजुमे रहती है वो बोलती है कि मुझे अभी इनसे लड़ना नहीं है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि दोबारा से मेरी प्यारी थिक मॉमी वहां से बगल से पार होती है और सबका ध्यान उसी पे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो थिक मॉमी है वो देसी पौवा मार रही होती है और देसी पौवा मार के उसे बोलती है हारुका और कुनोहो को कि तुम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए, समझे क्या। और वो बोलती है कि लगता है कि आज जो हवा है वो गलत रुख में चल रही है, मुझे ये चीजें पसंद नहीं है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड भी हमारा खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो सुकीमी है वो उजुमे पर हमला करती है, लेकिन उजुमे उसे डॉज कर लेती है। और हालांकि मिनातो कमाल मुसीबी उसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइट हो रही होती है और जो सुकीमी रहती है वो बताती है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। तभी वही शराबी ठीक मॉमी यहाँ पर आती है और बीच में रास्ते ये लड़ाई को रोकती है। तब सुकीमी बोलती है कि ओए तुम बीच में क्यों आ रही हो। तो वो कहती है कि बिना सेकेराइज की लड़ाई सही नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी और मुझे लगा कि ये जगह सही नहीं है और यहाँ पर तुम लड़ाई करके गलत कर रहे हो। तभी सुकीमी बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि क्या चल रहा है, वो जो लड़की जो तुम्हारे बगल में है वो बहुत ज्यादा खतरनाक लड़की है। तब वो बताती है कि एक के खिलाफ दो, क्या तुम्हें ये शोभा देता है। तब सुकीमी रहती है वो बोलती है कि वह एक के खिलाफ दो कहाँ लड़ रहे हैं, ओए मुसीबी सुनो, तुम जाके वो दूसरे सेकेराई को से सामना करो। तो मुसीबी बोलती है ओके और उसके बाद वो चली जाती है और फिर सुकीमी बोलती है कि चलो अब हुई ना बराबरी की टक्कर, तो आ जाओ मैदान में। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मुसीबी को जो बोलती है कि लड़ाई के लिए तैयार हो, तुमसे मिलके अच्छा लगा, तुम्हारा नाम क्या है। तब जो कोनोहा रहती है हारुका की सेकेराई उसके बड़े बड़े बुम्बों को देखकर खुद ही हार मान जाती है। तभी हारुका बताता है कि मेरा नाम है हारुका और यह है मेरी सेकेराई 95 नंबर की कुनोहा, और सच कहूँ तो हम लड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मेरी बातें सुनने की कोशिश करो। तभी जो मुसीबी रहती है वो उनकी बातें सुनती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुकीमी हमला करने ही वाली होती है, तब दोबारा से वही थिक मॉमी वापस आ जाती है। तो थिक मॉमी बोलती है कि अरे मेरी शराब खत्म हो गई। तब जो सुकीमी रहती है बोलती है कि अबे तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या, साइड हट जानी तो मारी जाएगी। तब जो काजेहाना यानी कि थिक मॉमी रहती है वो बोलती है कि तुम मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रही हो, इसीलिए मैं दूसरे विरोधी दल के साइड में हूँ। और उसके साथ ही मिलके वो अपनी ताकत दिखाती है और इससे पता चलता है सुकीमी को कि वो भी एक सेकेराई है। तब जो ये थिक मॉमी है वो बताती है कि अगली बार मुझसे लड़ोगी तो नंबर 1 रैंक से लड़ना, नहीं तो मैं गेम मास्टर या नंबर 1 रैंक से ही बात करूंगी। मेरा नाम है नंबर 3 काजेहाना, तुमसे मिलकर अच्छा नहीं लगा और मैं चलती हूँ। और ऐसा कहके वो उजुमे को लेकर गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हम सुकीमी को देखते हैं जो कि देखती है कि सब लोग चले गए। तब वो देखती है मुसीबी का नाम लेती है, मुसीबी वहां पर नहीं रहती है। तो मुसीबी के बारे में वो छानबीन करती है और बोलती है कि भाई मुसीबी कहाँ चली गई हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि काजेहाना यानी कि वही थिक मॉमी और उजुमे रहता है। तब उजुमी पूछती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया। तो वो बोलती है कि मैं तुमसे बस मियाँ का हालचाल पूछना चाहती थी। तभी उजुमे बताते हैं कि मुझे लगता है कि मैं सुकीमी को उल्लू बना सकती हूँ लेकिन तुम्हें नहीं, हालांकि तुम मुझसे बड़ी हो। और वो उजुमे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं हूँ रैंक 10 की उजुमे और उम्मीद है कि एक दिन हम दोबारा से लड़ेंगे। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जो अपना मिनातो रहता है वो कपड़े लेके कहीं जा रहा होता है। तभी उसे मीना दिखती है और वो मीना से उसका हालचाल पूछता है। तभी वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई कपड़े हैं, मैं कपड़ों को धोने जा रहा हूँ। तभी जो मीना है उसके दिमाग में पता नहीं क्या ख्याल आता है और वो अपने कपड़े उतारने लगती है और अपने कपड़े मिनातो को दे देती है, लेकिन बोलती है कि जाने से पहले चलो कुछ मस्ती किया जाए। मस्ती वो लोग करने ही वाले होते हैं। तभी देखते हैं कि कगारी वहां पर आ जाता है। कगारी को देखकर जो मिनातो है वो शर्म के मारे भाग जाता है। तभी जो मीना रहती है वो बोलती है कि तुम राइट टाइम पे क्यों नहीं आते हो, मेरा मतलब कि तुम हमेशा गलत टाइम में क्यों आते हो, क्यों ना आज तुम्हारे साथ भी मस्ती की जाए। तभी वो बोलता है कि मेरे से दूर रह कुतिया और अपनी आग से उसे
चिथरी चिथरी कर देता है और उसके बाद उसकी छाती में अचानक से दर्द होता है। वो बोलता है कि अरे हाँ, मुझे कोई काम याद आ गया, मैं जाता हूँ। और मीना उसको लेकर फिर से चिंता में आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मीनातो कपड़े धो रहा होता है। तभी दोबारा से मीनातो का मालमूसी ऊपर से नीचे गिरती है और उसके मुंह के ऊपर गिर जाती है। उसके बाद वो उसे अपने हाथों में पकड़कर खींचकर अपने बिस्तर की ओर ले आती है और वो देखते हैं कि वही हारुका और कुनो वहां पर रहते हैं। तब वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो उनका सेकेराई है वगैरह वगैरह, और ऐसे उनकी बातें चलती है। दूसरी तरफ वहां पर मीना और सुकीमी लड़ रहे होते हैं। इसे देखकर जो कुनोहो होती है उसे अच्छा नहीं लगता, कुसानो को, आई मीन किसानों को। और कुसानो अपनी प्यार की मदद से वो दोनों को पकड़ लेती है और अपने साथ खेलने के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ जो हारुका है वो बताता है कि असल में वो सेकंड ईयर का कॉलेज रिजेक्ट है सिंताओ से। तभी जो मीनातो रहता है वो भी बोलता है कि मैं भी लास्ट ईयर का रिजेक्ट हूँ, चलो कोई तो अपने जैसा मिला। उसके बाद उन दोनों में बातचीत होती है। तभी हारुका उसका कॉलर पकड़कर बोलता है मीनातो का कि मुझे कोई भी हालत में यहाँ से निकलना है। एमबीआई हमारे पीछे हाथ धोकर लड़ी है, मुझे इससे नहीं उलझना। वैसे भी तुम्हारे पास बेहतरीन सेकेराई है, लेकिन मेरे पास क्या है, एक नॉर्मल कमकल सेकेराई। इसे सुनकर जो कुनोहा होती है उसे बुरा लगता है। तब उसे पकड़ती है और बोलती है तुमने मुझे किस किया था और तुमने बोला था कि मैं तुम्हारी लड़की हूँ। तो ऐसा बोलकर उसे भी थोड़ा गिल्ट होता है। तब वो बोलता है कि ऑलराइट, मैं तुम्हें किसी से कंपेयर नहीं करूंगा। और वैसा करके वो मीनातो को बोलता है कि भाई मुझे कुछ भी कर यहाँ से बाहर निकलना है, तुम मेरी मदद करो, आई रिक्वेस्ट यू। वो लोग रात में निकलते हैं, मीनातो और मीनातो का मालमूसी, और बोलते हैं कि चलो कोई तो हमें एक ऐसा दोस्त मिला जो कि बिल्कुल हमारी तरह सेम सिचुएशन में फंसा हुआ है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यही सब बात करके वो अपने घर की ओर आते हैं। तभी हम देखते हैं सुकीमी और कुसानो जो कि गुस्से से उसका इंतजार करते हैं और बोलते हैं कि तुम मुसीबी के साथ इतनी रात को क्या कर रहे थे, और वो दोनों उसे अच्छे से उसकी फील्डिंग सेट करते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं उजुमे और काजेहाना यानी थिक मॉमी, वो दोनों काफी ज्यादा ड्रंक रहते हैं। अगली सुबह जब मीनातो की आंख खुलती है तो बगल में उजुमे और उसके बगल में काजेहाना दोनों काफी ज्यादा मौज वाली हालत में उससे मिलते हैं। और उसके बाद सुकीमी वहां पर आती है तो देखती है कि ओए आखिर तुम दोनों लड़कियां इसके साथ कर क्या रही थी। और उसके बाद वो दोनों में फिर से कुछ बातें होती है और उसके बाद बताती है काजेहाना यानी थिक मम्मी की मैं मकान मालकिन की दोस्त हूँ, आज उनसे मिलने के लिए आई हूँ। और वो लोग साथ में खाना खाते हैं। तभी मीनातो बोलता है कि मुझे कैसे भी करके उन्हें बचाना होगा, वो मेरे दोस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इन मैटर में नहीं पड़ना चाहते, यहाँ से निकलना चाहते हैं। तभी कोई ऑप्शन ना मिलने के बाद वो सिंपल मीना के बारे में सोचता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि फाइट के दौरान जो उजुमे है और काजेहाना है, जिसमें काजेहाना उजुमे को ओवर पावर कर देती है और बोलती है काजेहाना उजुमे को कि तुम जो ये चीज कर रही हो ये एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। हालांकि तुम्हें नहीं पता है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन होगा और कितना ताकतवर होगा, इसीलिए हमेशा सावधान रहना। दूसरी तरफ मीनातो जाता है मीना के पास यानी मात्सु के पास, और मात्सु के पास जाकर रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम एमबीआई की तरफ से सारे सैटेलाइट को हैक करके बता सकते हो कि वो कौन से लोकेशन में तैनात है, जिससे हमें एक ऐसा लोकेशन मिले जिससे हम तुरंत भाग सके यहाँ से। तो जो मात्सु है वो बताती है कि देखो ये हो तो सकता है लेकिन ये इतना आसान नहीं है। असल बात तो ये है कि सिंताओ टेक्टो ने इतनी जगह पर अपने गार्ड्स और अपने कैमरास को तैनात रखा है कि अगर हल्की सी भी भनक लगी तो उनको लोकेशन मिल जाएगी। सब जगह पर बॉर्डर्स लगे हुए हैं और सब चीजें ब्लॉक है, लेकिन कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनके बारे में अगर मैं अच्छे से रिसर्च करूँ तो मुझे वो जगह मिल जाएगी, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। ये बात सुनकर मीनातो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और एक जगह पे बैठता है। तभी जो मुसीबी आती है उसके पास और बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। तब मीनातो बोलता है कि क्या मैं उनकी मदद कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने काफी उम्मीद के साथ मुझे बोला है, मुझे तो लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। तब जो मुसीबी बोलती है इम्पॉसिबल जैसा कोई भी चीज नहीं होता है, अगर हम अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी करने का ठान ले तो हम उसे पूरा करके ही दिखाएंगे। तुम भी मेरी बात पे भरोसा रखो और बस इस जंग को आगे लड़ते जाओ। और ऐसा करके मीनातो उसकी बातों से इंप्रेस होता है और मोटिवेट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो मीनातो की असल में गार्डियन एंजल है यानी कि मीनातो का मान मुसीबी की, जो हमें उस एपिसोड में मिली थी सफेद बाल वाली लड़की, वो एक जगह पर नहा रही होती है। तभी उसका जो आशिक अभी है वो वहाँ पर आता है और उसने बोलता है कि मुझे काफी अच्छी बातें पता चली, असल में ब्लू अभी तक नहीं मरी है, अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो जिंदा है। तभी जो उसकी सेकेराई है वो बोलती है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तुम्हें क्या लगता है आगे हमें क्या देखने का मिल सकता है या क्या चीज का हमें सामना करना पड़ेगा। तब वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हालांकि तुम्हारी इसको लेकर क्या राय है। तो वो भी बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी लड़ाई बहुत जल्दी शुरू होगी और उसमें हमें काफी कुछ देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम कुनोहो को दिखाया जाता है। कुनोहो जो रहती है वो बताती है कि मेरी जिंदगी काफी ज्यादा अंधेरे में थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कि मेरे जिंदगी को बदल दिया
था। वो देखते हैं सीन शिफ्ट होने के बाद कि वही जो ट्विन सेकेराई है वो कुनोह को भगा रही होती है। तभी कुनोह गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। डर के बारे वो चिल्ला देती है। चिल्लाने के कारण वो सेकेराइज ओवर पावर होकर यहाँ से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो अकेले बैठी हुई रहती है। तभी वहाँ पर जो हारुका है वो आता है और उसे कुछ खाने के लिए ऑफर करता है। उसकी काइंडनेस देख के जो कुनोह है वो पिघल जाती है। हारुका जाने वाला रहता है, तब जो कुनोह है उसे रोकती है और बोलती है कि तुम ही हो मेरे आशिका भी। और इसी के साथ दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है और सीन शिफ्ट होता है। तभी हम देखते हैं कि थिक मोमी काजे है ना, उनकी कहानी सुनकर काफी ज्यादा प्रभावित होती है और बोलती है कि ये काफी प्यारी कहानी थी, ये तो एक रोमांटिक लव स्टोरी की तरह है, बहुत मजेदार कहानी थी। तभी हम सीन शिफ्ट होकर देखते हैं कि जो मिनातो है वो वही अपने दोस्त सीओ के पास जाता है और वहां पर बताता है सीओ को ये सब बातें। तब सीओ बोलता है कि तो तुम्हें यहाँ से निकलना है, यानी इन दोनों लड़कों को निकलना है। लेकिन वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह क्यों यहाँ पर आए हो, ऐसा चिल्लाकर सीओ बोलता है। तभी मिनातो बताता है कि मुझे माफ करना, लेकिन उन दोनों लड़कों को मदद की जरूरत है, क्या तुम ये कर पाओगे? तो वो बोलता है कि मैं ये कर तो पाऊंगा, लेकिन मुझे मूड नहीं कर रहा है। तभी मिनातो इसकी बातें सुनकर मकान मालकिन को कॉल दे देता है। मकान मालकिन की बातें और सबको सुनकर वो डर जाता है और उसकी मदद करने के लिए एग्री करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मासू को, जो कि बातें कर रही होती है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हम निकल तो सकते हैं, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है। ये भी हो सकता है कि सेकेराई मारी जाए या फिर जो उनका आशिका भी है वो मारा जा सकता है। ये सब चीजों को सुनकर जो सुकीमी है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और एक जगह पर बैठ जाती है और मन मन में सोचती है कि आखिर मैं क्या करूं। तभी वहां पर मकान मालकिन आती है और उससे पूछती है कि सुकीमी क्या हुआ है। तभी सुकीमी बताती है कि ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये गलत है? तो जो मकान मालकिन बोलती है कि इसमें गलत वाली क्या बात है, वो तो बस यहाँ से निकलना चाहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? तब वो बताती है सुकीमी की एक सेकेराई की जिंदगी लड़ने से ही होती है, अगर वो लड़ाई के मैदान को छोड़कर चली जाएगी तो ये अपमान की बातें होती है। तब जो मकान मालकिन है वो बोलती है हो सकता है वो दोनों निकल के अपनी जिंदगी साथ बिताए, एक सेकेराई की जिंदगी ये भी तो होती है ना। तब जो सुकीमी होती है वो शर्मा कर बोलती है कि शायद आप सही हो, लेकिन मैं जो कह रही हूँ। तो वो बोलती है मकान मालकिन कि मैं ये नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि 95 नंबर वीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डरपोक है। अगर उसे लड़ने का हुआ तो वो लड़ेगी। और सुकीमी भी उसकी हाँ में हाँ भरती है। मकान मालकिन बोलती है कि तुम भी तो सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहती हो ना, तो आखिर उसका उद्देश्य क्या है? तभी सुकीमी बताती है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर सबको हरा दूंगी और उसके बाद में मिनातो के साथ अपनी जिंदगी आराम से बिताऊंगी। तो जो मकान मालकिन है उसकी बातें सुनकर बोलती है कि चिंता मत करो, ताकतवर बनने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बताओ कैसा रहा? तो वो बोलती है लेकिन कैसे? दूसरी तरफ हम देखते हैं सीओ अपना प्लान बताता है और बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो यहाँ के 4 एरिया है जो कि अभी कमजोर है, वहां पर ज्यादा तैनात नहीं है सोल्जर्स। लेकिन एक दिक्कत है, अभी हाल ही में एक ऐसा सेकेराई आ चुकी है जो कि बिना मतलब के कोई भी आशिकाबी को नॉकडाउन करके उसकी पावर छीन के उन्हें जान से मार देती है। वो लोग मुझे पक्का पता है कि कमजोर वाले एरिया में रहेंगे ताकि वहां से निकलने ना दिया जाए लोगों को, और यही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। दूसरी तरफ हमें उजुमे दिखाई जाती है जो कि अपने आशिकाबी से मिलकर बाहर जा रही होती है, वो जूस ले रही होती है। तभी उसका जो एक आदमी रहता है चश्मे वाला, वो बोलता है कि तुमने एक चांस मिस कर दिया है, ये तुमने काफी बड़ी गलती की है। तो जो उजुमे रहती है बोलती है मेरा ध्यान फिसल गया था और रुकावट आ गई थी। तो जो वो चश्मे वाला लड़का रहता है वो बोलता है कि तुम्हें और चांसेस नहीं मिलेंगे, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हिगा के हाथों में ही तुम्हारी आशिकाबी की जिंदगी है। तो तुम बताओ तुम किसको चुनना पसंद करोगी? और वो यहाँ से कह के ये निकल जाता है। दूसरी तरफ उजुमु की ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। दूसरी तरफ जो सीओ है वो सारे प्लान बताता है कि देखो हमें रिवर साइड के एरिया से जाना है, वहां पर तैनाती और कैमराज नहीं लगे हुए रहते हैं जिसके कारण सैनिक हमें पकड़ नहीं पाएंगे, और साथ ही में हमें सबसे बड़ी बात ये रखनी है कि हमें ये सब काम रात को करना है। दूसरी तरफ हमें सुकीमी और मकान मालकिन के बीच प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें जो मकान मालकिन रहती है वो सुकीमी को ओवर पावर करती है और बोलती है कि हमेशा मन और कंसंट्रेशन पे ध्यान रखना है, जिसके कारण कंसंट्रेशन खोना नहीं है, अगर तुम वो खोगी तो दिक्कत हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और सीओ को हम दोबारा देखते हैं। वो बोलता है कि यहाँ से निकलने के लिए हमें एक बड़ा पड़ाव को खत्म करना होगा या उनसे बच के निकलना होगा। तब जो मिनातो है वो बोलता है कि आखिर वो बड़ा प्लान यानी वो बड़े चुनौती क्या होंगे? तो सीओ बताता है डिसिप्लिनरी यूनिट, जिसमें 3 सेकेराई है और तीनों सबसे ज्यादा हाई रैंकिंग और सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो मैं उनके नाम बताता हूँ। वो बताता है कि 3 लोग हैं, जिसमें से ब्लू सेकेराई, रेड सेकेराई और लास्ट सबसे ज्यादा ताकतवर ब्लैक सेकेराई है। ये तीनों से अगर हम बच पाए तभी जाके हमारा निकलना संभव होगा, नहीं तो फिर हमें मौत से सामना करना पड़ेगा। ये सब वो बात कर ही रहे होते हैं। तभी जो सीओ की 2 सेकेराई है वो बोलती है कुनोह को कि क्या कुनोह, तुम इतनी कमजोर हो कि तुम यहाँ पर रह भी नहीं सकती हो, तुम्हें अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए जाके तुम रह सको, आखिर तुम कितनी कमजोर हो। ये बातें सुनकर कुनोह का मनोबल टूटने ही वाला रहता है। तभी जो उसका हारुका है उसके गाल खींच के कहता है कि ओए सुनो, तुम मेरी लड़की हो तो रोना बंद करो, समझे क्या? हम यहाँ से साथ में रहेंगे, बस मेरे साथ रहना। तब वो चुप हो जाती है और बोलती है ओके। ये बातें सुनकर जो और देखकर जो काजे हाना यानी ठीक मॉमी है वो काफी ज्यादा खुश होती है और
बोलती है कि सेकेराई ये भी काफी प्यार में है, मुझे लगता है प्यार के बंधन से उन दोनों की शक्ति काफी अटूट होगी। तभी सीओ बोलता है कि बाय द वे काज़ेहाना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो काज़ेहाना बताती है कि मैं तो बस यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए आई हूँ। तभी जो मिनातो रहता है वो बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? तब जो सीओ रहता है वो बताता है कि ऑल राइट, यहाँ से भागना काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो एमबीआई को मजा चखाते हैं और उन्हें नानी याद दिलाते हैं। तभी जो काज़ेहाना रहती है उसे बोलती है गुड लक किड मिनातो, तो मिनातो भी बोलता है ओके। तब जो काज़ेहाना है वो सीक्रेटली और मिस्टीरियस तरीके से स्माइल करती है और बोलती है मन मन में कि ये बिल्कुल उसी लड़की की तरह दिखता है जिससे मैं सालों से मिली थी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर हमें मात्सु को दिखाया जाता है जो कि हैक करके सारी चीज़ों का लोकेशन पता कर रही होती है। वो बताती है कि देखो यहाँ पर मैंने सैटेलाइट को हैक कर दिया है, हमारे पास कुछ समय रहेगा यहाँ से निकलने के लिए, तो हम इस प्लान को अब अंजाम दे सकते हैं। सब खुश होकर पार्टी करते हैं और मौज करते हैं और थिक मम्मी तो बियर के 10 घोट पी लेती है। तभी जो हारुका है वो मिनातो से पूछता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना नहीं है क्या? तुम्हें भी पता होगा कि ये गेम बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो क्यों ना तुम भी अपने सारे सेक्रेटाइज को लेकर यहाँ से भाग जाओ। तुम इसके बारे में क्या कहते हो? वो बोलता है मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा। और फिर वो धीरे धीरे करके सुकीमी के पास जाता है और बोलता है सुकीमी, आखिर तुम हमारे प्लान में शामिल क्यों नहीं हो रही हो? तब सुकीमी बताती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग ये कर रहे हो कि नहीं, मुझे इसमें नहीं जाना, मैं बहादुर की तरह लड़ूंगी। तो वो बोलता है लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। तो वो बोलती है सुकीमी कि तुम्हें इससे क्या मतलब है? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उजुमे घर आ रही होती है। तभी वहां पर उसे काज़ेहाना दिखती है, तो उजुमे पूछती है कि ये हल्ला क्यों हो रहा है? तो जो काज़ेहाना होती है वो बताती है फेयरवेल हो रहा है। तो जो काज़ेहाना वो ये भी बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो काम कर रही हो तुम, मुझे पता नहीं किसके लिए कर रही हो, लेकिन शायद वो पूरा नहीं होगा। तब जो उजुमे वो बोलती है कि देखते जाओ मैं क्या करती हूँ, और वो फिर से पार्टी करने लगते हैं। एक तरफ सुकीमी अपने प्यार का इजहार करती है और बोलती है कि क्या तुम्हें मेरे लिए फीलिंग है? क्या तुम मुझे सच में चाहते हो? क्या तुम मुझे ऐसे छोड़ के जाओगे या नहीं? ये तुम पे है, ये तुम्हारी चॉइस है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और वो दोनों करीब आ ही रहे होते हैं तभी मकान मालकिन उन्हें टोक देती है और वैसा करके सुकीमी भी शर्मा कर वहां से निकल लेती है। और एक तरफ मिनातो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ जो मकान मालकिन है वो दरवाजा खटखटाते हुए बाथरूम में बोलती है कि क्या कोई है? तब सुकीमी जवाब देती है कि मैं हूँ, मुझे बस थोड़ा सा नहाने दो, मैं बाहर आ जाऊंगी। और सुकीमी बोल रही होती है कि ये मैं क्या कर रही थी, मुझे अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिनातो जब सुबह उठता है तो बहुत सारी बैडीज उसके बगल में सो रही होती है। तभी उसे फोन आता है उसकी बहन का और वो फोन उठाता है। तभी उसकी बहन बोलती है कि तुम्हें पता है मैंने तुमसे बहुत समय से बात नहीं की थी, हालांकि बहुत सारी बातें जो मैं बताऊंगी, फिलहाल मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। और हाँ, नंबर 108 के बारे में भी मुझे तुम्हें बताना है, तो मैं आके तुम्हें बताऊंगी। और ऐसा कह के वो फोन काट देती है। मिनातो अपने सेक्रेटाइज को देखकर सोचता है कि मैं इन्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ, मैं क्या ऐसा करूँ ताकि इनकी जिंदगियां बच जाए। दूसरी तरफ हम कगारी को देखते हैं जिसके छाती में दोबारा से दर्द उठना शुरू हो जाता है। तभी उसके बगल में मकान मालकिन आती है और गुड मॉर्निंग कहती है, जिसके कारण कगारी झटके से उसके पीछे आ जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। तो जो मकान मालकिन होती है वो बोलती है कि तुम्हें कल आना चाहिए था, कल काफ़ी मस्तियाँ हुई है। तो जो कगारी है वो बोलता है कि मैं अपनी जॉब में बिजी था। तो जो मकान मालकिन होती है वो बोलती है मैंने पता किया कल तुम अपने जॉब से बीच में बाहर हो गए थे। तो वो बताता है कि हाँ, वो मेरी तबीयत सही नहीं थी। तब जो मकान मालकिन है वो बोलती है कि तुम्हें अपनी तबीयत और अपनी शरीर को लेकर ध्यान रखना चाहिए। और वैसे ही करके सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि मिनातो का माल जो सुकीमी है वो प्रैक्टिस रज के कर रही होती है। दूसरी तरफ जो सुकीमी है वो शांत एक जगह पर बैठी हुई रहती है। तभी उसके पास कुसानो आती है। तभी सुकीमी बोलती है कि कुसानो तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरे पास क्यों आई हो? तब जो कुसानो है वो बताती है कि तुम ही एकलौती ऐसी वाइफ नहीं हो मिनातो की, मैं भी हूँ, समझी क्या? और वो ऐसा कहकर निकल जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग निकलने की सारी तैयारी कर रहे होते हैं और निकल के बोलते हैं, मिनातो बोलता है कि चलो हम अपना मिशन शुरू करते हैं। मिशन टेताओ सिटी से बाहर निकलना है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है वही लेडी को जो कि नहा रही होती है और बगल में उसका आशिका भी रहता है। तभी वहाँ पर वही एक सेकेराई आ जाती है और सारी इन्फॉर्मेशन देती है। तब हमें पता चलता है कि जो रेड है आज डिसिप्लिनरी यूनिट के हिसाब से चलेगी। तब वो पूछती है कि तुम क्या करोगी? तो तब वो बोलती है सेकेराई कि मैं भी उसी के पास जाऊंगी, और वो जाती है। तब जो उसका आशिका भी वो बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि सब तुम्हारे प्लान पे ही चलेगा? तब वो बोलती है कि मैं इस समय से बहुत पहले से इन सब चीज़ों को प्लान कर रही हूँ। तब वो अपनी बैक स्टोरी दिखाती है कि कैसे वो लोग लड़कर एक सेकेराई को लेके आते हैं और वो जो सेकेराई रहता है उस पे जो मेन कैरेक्टर है यानी मेन विलन जो अभी बता रही है ये कहानी, उसकी एक दोस्त रहती है, वो बोलती है कि मैं इसे अपनी सारी ताकत दे दूंगी, और वो अपनी सारी ताकत देती है जिसके कारण उन दोनों के बीच कोई विवाद होता है। उसके बाद से आज तक हमें कोई वो वैसी लड़की दिखी नहीं। माना तो ये जाता है कि जो मेन विलन है, जो फीमेल हमें दिखाया गया है, उसी ने उसे अपने हाथों से मारा है। दूसरी तरफ हम देख पाता है कि जो काज़ेहाना है
और हारुका है वो दोनों ऊपर में बातें कर रहे होते हैं। तभी काज़ेहाना बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि आज वो लोग वो पार कर पाएंगे? तब हारुका कहता है कि आज तक मैंने ये कभी देखा नहीं है, हालांकि देखते हैं आगे होता है क्या। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो मिनातो है और बाकी सब है वो उस जगह को क्रॉस करने के लिए जाने वाले होते हैं। तभी वो देखते हैं बहुत सारी मिलिट्री वहाँ पर तैनात रहती है। दूसरी तरफ जो मिनाटो है उसके फ़ोन में मैसेज आता है सीओ का, और सीओ बताता है कि हम बहुत जल्दी लाइटनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तुम तुरंत ही अपने सिक्राइज की मदद से वहाँ पर ब्लॉकेज बना लो और आगे निकलो। तभी वहाँ पर जो सीओ है वो अपनी दोनों सेकराई को ऑर्डर देता है और उनकी जो ट्विन सेकराई है वो एक लाइटनिंग को अटैक कर देती है। दूसरी तरफ जो कू है वो भी बाकी गार्ड्स को मतलब कि फंसा देती है और वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी काज़ेहाना बोलते हैं कि मुझे तो उम्मीद है कि ये लोग बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी रुकावट अभी बाकी है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ वही साइंटिस्ट रहती है और वही उसका टीममेट रहता है। तभी उसे कॉल आता है और कॉल में रिपोर्ट मिलती है कि गार्ड्स पर हमला हुआ है, पैनिक सिचुएशन हो गई है। तो वो बोलती है ठीक है मैं कांटेक्ट करता हूँ। तभी वो जो साइंटिस्ट है वो तकामी से बोलती है, तो तकुमा बोलता है कि चिंता मत करो ये मेरा ही प्लान था। तो ये बातें सुनकर वो साइंटिस्ट हैरान होती है और बोलती है कि ये तुम्हारा प्लान था? तो बताता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं गेम मास्टर हूँ, सब चीज़ें मेरे हिसाब से प्लान चल रही है। नॉर्थ में एक चेक पॉइंट है और ये मैंने ही तैनात किया था उनके लिए ताकि मैं इस शो को आराम से एंजॉय कर सकूं। ये मैं शुरू से ही चाह रहा था। और ऐसा वो कहता है जिससे हमें पता चलता है दोस्तों कि ये चीज़ें वो बहुत समय से प्लान कर रहा होता है। मासू बताती है कि मैंने सारी चीज़ों को चेक कर लिया है, कुछ मिलिट्री की आर्मी अपने बैकअप को लेकर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मेन गेम मास्टर है वो इस सब चीज़ देखकर काफ़ी एक्साइट हो रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं कि जो मासू है वो बताती है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। दूसरी तरफ सीओ अपने सिक्राइज को लेकर लाइटनिंग का हमला कर रहा होता है। तब जो मिनातो है वो बोलता है कि मैं कू को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तब मासू बोलती है कि हमें चलना ही पड़ेगा, कू आ जाएगी, उसकी चिंता मत करो, सब मुझ पे छोड़ दो। और जो मुसीबी रहती है वो मिनातो का हौसला बढ़ाती है और उसे जाने के लिए अप्रोच करती है। तभी दोबारा से मासू कॉल करती है और बोलती है प्लान चेंज हो रहा है, तुम आगे बढ़ो, मैं सू को लेकर आ रही हूँ, यानी कुसानो को लेकर। तब जो मासू है वो अपना व्हीकल निकालती है। तभी जो सुकिमी है वो बोलती है कि अरे मासू तुम, तो बोलती है कि मैं अपने प्यार के लिए जान भी देने को तैयार हूँ, वरना वो प्यार कैसा। और बाइक से वो निकल जाती है। दूसरी तरफ जो मकान मालकिन है वो भी ये देख रही होती है, हालांकि वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। और उस तरफ हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे जो व्हीकल्स है आर्मी के वो वहाँ पर आने लगते हैं, जिसके कारण जो सीओ है वो भी काफ़ी चौकन्ना रहता है और बोलता है कि हमें कदम फूक फूक के चलना पड़ेगा। तभी सीओ को एक गार्ड देख लेता है और वो उस पर गोली चलाने वाला रहता है। तभी उसकी सेक्राइज उस पर हमला करती है और सीओ को बचा लेती है। दूसरी तरफ जो मुसीबी है वो पूछ रही होती है कि क्या कूचान आ पाएगी हमारे पास? तब वो बोलता है मुझे भी यही लगता है। दूसरी तरफ हमें कूचान को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है क्योंकि मिलिट्री ने उसे घेर लिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पे मास्टर एंट्री मारती है और सबको बचा लेती है, यानी कि कू को बचा लेती है और बोलती है मासू मिनाटो को कॉल करके कि कू मुझे मिल गई है, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम्हें ब्रिज से आगे जाना है, समझ गए ना तुम? तो जो मिनातो रहता है वो खुश हो जाता है और बोलता है हाँ हम समझ गए हैं, हम जाने ही वाले हैं। तभी दूसरी तरफ मासू और कू को दिखाया जाता है जो कि अपनी ताकत की मदद से बहुत सारे सोल्जर्स को नॉकडाउन करती है। ये शोर शराबा और दृश्य देखकर जो मिनातो की बहन है और उसका सेक्राई है वो लोग भी बाहर निकलते हैं और जाने लगते हैं। और उन्हें देखकर जो पीले बाल वाला मिस्टीरियस सा बंदा है वो भी बोलता है कि लगता है परफेक्ट टाइमिंग आ गई है। दूसरी तरफ हमें मिनातो को दिखाया जाता है जो कि ब्रिज पार कर रहा होता है और बोलता है कि एक बार ये ब्रिज पार हो गया तो हम लोग सब यहाँ से आराम से निकल जा पाएंगे, जिससे हम सबको कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दो सेक्राइज उनका रास्ता रोकती है, जिनमें एक होती है हायहाने 105 रैंक की और दूसरी होती है बेन बुस्सू 104 नंबर की। तभी जो मुसीबी रहती है वो बोलती है कि मैं हूँ मुसीबी 88 रैंक की और मैं अपने यंगर से नहीं हारूंगी, चलो आ जाओ, देखती हो तुम्हें कितना दम है। वो दोनों की लड़ाई होती है और हमें इससे पता चलता है कि दोनों की एबिलिटी ही सेम तरह के फिजिकल स्टाइल की है। और दोनों की लड़ाई में जो बेन बुस्सू है वो मुसीबी को एक पंच मारती है जिससे वो जमीन में गिर जाती है। दूसरी तरफ जो सुकीमी रहती है वो यही सब सोच रही होती है। तभी मकान मालकिन आती है और बोलती है कि सुकीमी-सान, तुम एक वाइफ बनना चाहती हो लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम पीछे छूट रही हो? तभी सुकीमी को याद आता है कि सब लोग उससे आगे निकल रहे हैं। तभी ये सब बातें सुनकर वो घबरा जाती है और गलती से नीचे गिर जाती है और मकान मालकिन ये देखकर हैरान रहती है। और हम दूसरी तरफ दिखा पाता है कि जो मुसीबी वो लेटी रहती है और बेन बुस्सू अपने पैर को उसके माथे के ऊपर रखती है और बोलती है कि हाउ बोरिंग, मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी ज्यादा कमजोर होगी। लेकिन तभी जो मुसीबी रहती है वो उठती है और उसके पैर को पटक कर उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है, जिससे वो भी गुस्सा हो जाती है और वो लोग दोबारा लड़ाई करता है। लेकिन इस बार मुसीबी बराबर की टक्कर दे रही होती है, लेकिन अंत में जाके उसकी जो पावर रहती है यानी बेन बुस्सू की वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और मुसीबी को फाइनल ब्लो देती है, जिसके कारण मुसीबी नॉकडाउन हो जाती है। और जो दूसरी तरफ मिनाटो है वो भी गिर जाता है उसे बचाने के चक्कर में और वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं। तभी वो बेन बुस्सू बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे इतनी आसानी से? दूसरी तरफ सुकीमी बताती है कि मैं हमेशा से ही एक सेक्राई बन के रही, जिसकी जिंदगी में ताकतवर बनना ही सबसे बड़ी बात थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक शायद मैं भी गलत हूँ।
और मुझे लगता है कि सच्चा प्यार और अच्छे से जिंदगी बिताना ही एक सक्सेसफुल लाइफ की निशानी होती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो मुसीबी है उसकी जो लाइफ फोर्स रहती है, यानी उसका जो रैंक नंबर रहता है वो हट जाता है, जिसके साथ शायद हम ये देख पाते हैं कि मुसीबी की कहानी खत्म हो जाती है। और इसे देखकर जो मिनातो है वो काफी जोर से रोता है और मुसीबी का नाम लेता है। और दोस्तों इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम ये देख पाते हैं कि जो मिनातो है वो मुसीबी के कारण रो रहा होता है और उसको मुसीबी की पुरानी यादें आती है कि मुसीबी हमेशा उसके लिए लड़ती रहेगी। ये बातें सोचकर वो रोने लगता है। फिर दूसरी तरफ कुनोहा पे हमला होता है, तब ये हारुको उससे बचाता है और हारुको चोटिल हो जाता है। तब जो कुनोहा है वो बोलते हैं कि मैं हारुका के लिए लड़ूंगी, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, और वो अपनी मधुर आवाज से हमला करती है, जिससे कि जो सेकिराई नंबर 105 है वो नींद में चला जाती है हायाने। दूसरी तरफ जो ये है यानी कुनोहा, उस आवाज की और ध्वनि के कारण उसके मुंह से खून निकलने लगती है, जिसके कारण एक तरह से हम समझ सकते हैं कि वो जख्मी हो जाती है, जिसके कारण जो हारुका रहता है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि मिनातो भी रहता है, वो भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि वहां पर सुकुमी आती है और सुकुमी जो रहती है वो मुसीबी का ये हाल देखती है, जिसके कारण वो मुसीबी को बुलाने लगती है कि उठो मुसीबी उठो। तभी वहां पर जो बेनबुत्सु है वो बोलती है कि अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसका सेकिराई मार्क हट चुका है, जिसके कारण अब कोई फायदा नहीं होगा। तभी सुकुमी को गुस्सा आ जाता है और सुकुमी उस पर हमला करने वाली रहती है। तभी हाय हाने वाली जो सेकिराई रहती है उस पर हमला करती है और वो दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और इस दृश्य को वो काजेहाना और हारुका देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हाय हाने और सुकुमी में गंभीर लड़ाई हो रही होती है। हम देख पाते हैं कि जो सुकुमी रहती है वो मिनातो और मुसीबी की ये दिक्कत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह ऐसा हमला करती है जिसके कारण जो बेनबुत्सु है वो उसके पेट में लगता है और वो काफी ज्यादा चोटिल हो जाती है बेनबुत्सु को। बेनबुत्सु ये भी सोचती है कि अगर ये नॉर्मल बंदा एक हाई रैंकिंग सेकेराइज को अपने पास रख सकता है, यानी कि इसके पास और भी सेकेराइज होंगी ही। ये बातें सोचकर वो प्लान बनाता है और वो दोनों सेकेराई मिलकर सुकीमी पे हमला करते हैं और हमें लगता है कि सुकीमी की कहानी खत्म ही होने वाली रहती है। लेकिन ये जो चीजें हैं इसे उजुमे देख लेती है और उजुमे सोच रही होती है कि मुझे भी सुकीमी की मदद करनी चाहिए। तभी वो सुकीमी की मदद करने के लिए जाने ही वाली रहती है, लेकिन काजेहाना उसे रोक देती है। तभी उजुमे इसके वजह पूछती है। तभी काजेहाना बताती है कि अभी थोड़ा समय बचा हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उन्हें ही पूरी करनी होगी। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो मिनातो है वो काफी गुस्सा हो जाता है और बेनबुत्सु को एक पंच मारता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाती है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं कि जो मात्सु है वो मिनातो को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो अपनी कॉल का जवाब ही नहीं दे रहा होता है, जिसके कारण मात्सु बोलती है कि मुझे लगता है मिनातो खतरे में है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कु? तो वो बोलती है कि वो इसका मतलब कि वो दोनों खतरे में है और वो दोनों उसे बचाने के लिए जाने लगते हैं। हम ये देख पाते हैं कि मिनातो की जो सिस्टर का सेकिराई है उसे वो पीले बाल वाला लड़का पकड़ लेता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अरे तुम लोगों ने अभी तक सेकिराई बॉन्ड भी नहीं किया है ना, जिसके कारण हम देखते हैं कि वो जो पीले बाल वाले का लड़का है उसका शायद कोई बंदा यानी कोई दोस्त उसके पास आ रहा होता है। तभी जो मिनातो की सिस्टर वो बाकी सेकिराइज को देखती है जिनसे वो पहले मिल चुकी होती है। तभी हम ये भी देख पाता है कि वो पीले बाल वाला बंदा बोलता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, और वो उसका सेकिराई को वो आपसे अपना सेकिराई बनाने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो बेनबुत्सु है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि एक इंसान ने उसे एक मुक्का मारा, जिसके कारण वो काफी गुस्सा हो जाती है। तभी जो सुकीमी है वो मिनातो को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, तो मिनातो मना करता और बोलता है कि मुसीबी ने मुझे अपनी जान देकर बचाया, सब लोग वैसा ही कर रहे हैं, मैं भी उनके लिए जान दूंगा, मैं बदला लूंगा, जरूर लूंगा। तो इसी को देखकर जो बेनबुत्सु है और भी गुस्सा हो जाती है और उसे पंच मारने वाली रहती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जितने भी लोग हैं सब लोग सुन हो जाते हैं क्योंकि कुछ अजीब सा होने वाला होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मिनातो की बहन है उसका सेकिराई वो पीले बाल वाले बंदे से बचता है और जो बॉन्ड है उसकी सिस्टर के साथ बना लेता है, जिसके कारण वो उसका एक तरह से सेकिराई बनता है और वो अपनी ताकत की मदद से उन सबको भगा देता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो मुसीबी है वो दोबारा से रिकार्डिनेट होती है, रिवर्थ होता है और उसकी रैंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी रैंकिंग हो जाती है नंबर 8, जो कि काफी कमाल की बात रहती है, जिसे देखकर बेनबुत्सु बोलती है कि मैंने तुम्हें ऐसा मुक्का मारा कि तुम्हारा तो रैंक ही बढ़ गया, ये कितनी अजीब बात है। तभी मुसीबी बोलती है कि मैं प्यार की ताकत के कारण ही अब दोबारा से जन्म ले पाई हूँ। और उसके बाद जो मुसीबी रहती है वो अपनी ताकत की मदद से एक ही मुक्के में उनकी कहानी खत्म करने वाली रहती है, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। लेकिन मुसीबी एक ही हमले से उन दोनों की कहानी प्लेन कर देती है और उन दोनों को एक एक हाथ में पकड़ती है और बोलती है कि जब तक अब तुम लोग अच्छे सेकिराइज नहीं बन जाते मैं तुम्हें खत्म करने के बारे में सोचती रहूंगी। और वो दोनों के पैर को पकड़ के उन्हें इतना तेज घुमाते हैं कि वो अंतरिक्ष का तारा बन जाते हैं। और ये बातें देखकर बाकी जो जितने भी लोग रहते हैं मात्सु कु और बाकी सेकिराइज वगैरह सब सुकीमी, ये सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि मुसीबी के पास काफी ज्यादा ताकत आ गई है।
मुसीबी जो मिनातो रहता है उसे अपने सीने से लगाती है और बोलती है कि केवल तुम्हारे प्यार के कारण जो मुसीबी है उससे तुमसे इतना ज़्यादा प्यार किया है जिसके कारण ही ये हो पाया, और तुम्हारे प्यार के कारण ही जो मुसीबी है उस धरती में दोबारा आ पाई। इसे देखकर जो सुकीमी रहती है और कुसानो रहती है वो दोनों जल के मारे खाक होने वाली रहती है। तभी वहाँ पर अचानक से ये आ जाती है मात्सु और उन्हें शांत करती है कि शांत हो जाओ, वो लोग नॉर्मल बातें ही तो कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि एक सेकेंड बाकी रहता है और वो रहती है वही जो कि हमें उस एपिसोड में मिली थी, सफेद बाल वाली लड़की जो कि शायद मेन विलन भी है। और वो बोलती है कि तो तुम लोग यहाँ पर इतनी दूर तक आ गए हो। तभी जो मुसीबी रहती है वो बोलती है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर जरूर आएगी कातासुबा। तभी हम देखते हैं कि जो कातासुबा है वो अपनी तलवार उसके तरफ मुसीबी की तरफ घुमाना स्टार्ट कर देती है। तभी मुसीबी बोलती है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ क्योंकि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ, तुम हार जाओगी, और अगर तुम हार गई तो तुम अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाओगी। तभी जो कातासुबा रहती है वो मुसीबी के ऊपर तलवार मारने वाली रहती है लेकिन रुक जाती है। तभी उन दोनों को वापस होश आता है। तभी हम देख पाता है कि जो कातासुबा है वो बोलती है मुसीबी को कि मुसीबी मुझे लगता है तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। तभी मुसीबी भी बोलती है हाँ कातासुबा तुमने बिल्कुल सही कहा। इससे दोस्तों हमें एक बात पता चलती है कि अभी जैसे ही नंबर 8 का रैंक लगा था मुसीबी को, मुसीबी के पास किसी और की अंदर की आत्मा आ गई थी जो कि काफी ताकतवर थी, लेकिन अब वो चली गई है, जिसके कारण जो अपना मिनातो रहता है वो बोलता है मुसीबी क्या ये तुम हो, और मुसीबी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। दूसरी तरफ हम देख पाता है कि जो पुल है वो बीच से टूट जाता है, जिसके कारण कुनोहा और हारुका है वो दोनों अलग हो जाता है और वो दोनों अपने एंड पॉइंट पे पहुंच जाता है। और यहाँ पर जो कुनोहा है वो बोल रहा होता है, यानी कि हारुका होता है, वो मिनातो को बोल रहा होता है कि तुम नहीं आओगे। तब मिनातो बोलता है कि नहीं, फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है, तुम लोग जाओ, मुझे बाकी काम करने होंगे। तब जो कुनोहा और जो हारुका है वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी शुरुआत करने के लिए वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ वो लोग इस मिशन को पूरा कर लेते हैं। दूसरी तरफ ये बातें देखकर उजुमे और काज़ेहाना भी काफी ज्यादा खुश रहती हैं और हम देख पाते हैं कि ये इस एपिसोड का फिनाले होने के साथ साथ सब लोग भी अपनी लाइफ में दोबारा से चले जाते हैं और अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। तभी हमारे गेम मास्टर बोलते हैं कि अगर आप इतनी दूर तक देख पाए हो तो आपको मेन कहानी देखना बाकी है। सीजन 2 में आपको पता चलेगा कि आखिर मेन पत्ते कैसे खुलेंगे। इसका मतलब हमें पता चलता है दोस्तों कि आगे और भी कहानी वगैरह है इन सब सीरीज को लेकर। अगर आप इसकी आगे की कहानी देखना चाहते हैं, अगर आप सीजन 2 भी देखना चाहते हैं इसका, तो हमें कमेंट करें, कम से कम 10 कमेंट और 30 लाइक कर दें, तो हम इसका सीजन 2 लाने के बारे में सोचेंगे।